अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो है जो इल्म वाले हैं, और तमाम इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो है जो अमल वाले हैं, और तमाम अमल वाले घाटे में है, फ़ायदे में वो है जो इखलास वाले हैं, और तमाम इखलास वाले जो हैं वो ख़तरे में है, और कामयाब वो है जो तकब्बुर से पाक है। ये इतना खूबसूरत है कि तमाम इंसान मुर्दा है अगर उनके पास इल्म नहीं है, और अगर इल्म है, आपके पास अमल नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं करें तो आपका इल्म जो है वो ज़ाय हो जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन उसमें इखलास नहीं है ना, तो भी आपका जो अमल है, प्रैक्टिकल है, वो ज़ाय हो जाएगा। और अगर इखलास है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़तरे में है अगर वो तकब्बुर से पाक नहीं है। अगर आप ये तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बड़े अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर आज के शो की बात की जाए तो जनाब, हम हमेशा SOPs की बात करते हैं। हम आपको हमेशा बताते हैं कि कोरोना वायरस से बचना कैसे है, एहतियात कैसे करनी है। अब वक्त है प्रैक्टिकल करने का, अमल करने का। 3 से 4 माह हो गए हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से आपने हाथ धोने हैं, मास्क कैसे बताने। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं बताया। वही काम है जो ज़िंदगी में हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे थे। हमारे इस्लाम ने हमें बता दिया, सफाई ईमान है। आप घर से बाहर आते हैं, खाना खाने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले ये बाद में हाथ धो लीजिए। इसमें आपका भी फायदा, आपकी फैमिली का भी फायदा, क्योंकि ये वायरस सिर्फ आपको नहीं लगता, आपकी वजह से आपकी फैमिली भी इसके विक्टिम हो सकते हैं। इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं जो मुंसलिक हैं आपके साथ, वो भी इस वायरस जो है उनको भी मुतासिर कर सकता है। लिहाजा एहतियात कीजिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाइए। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपका ऑफिस ओपन हो गया है, या किसी भी काम पे जा रहे हैं जो ओपन हो गया है, क्योंकि शॉप्स भी अब ओपन हो गई, लॉकडाउन सैटरडे और संडे होता है, तो खास ख्याल रखिए SOPs का। ये SOPs जो बना दी गई हैं वो आपके लिए बनाई गई हैं, इससे किसी और को फायदा नहीं होने वाला, ये आपको फायदा होने वाला है। ये इसमें किसी का कोई वो कहते हैं ना जी, किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका फायदा है। तो लिहाजा जब भी आप घरों से बाहर जाइए, SOPs का खास ख्याल रखिए। घरों में आके हाथ धो लीजिए। हमेशा मैं कहती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है हैंड सैनिटाइज़र होना। आप घर से बाहर है, पानी नहीं है आपके पास, साबुन नहीं है, तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास पानी मौजूद है, साबुन मौजूद है, तो बेहतर है कि आप साबुन से ही हाथ धो लीजिए। आज के शो की अगर बात की जाए तो जैसे लॉकडाउन आया, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत से जो कारोबार है वो कोलैप्स हुए, उसके साथ एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल रुक गया। फिर उसके बाद जी प्लान किया गया, बताया गया कि जी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब उस पर कितना अमल किया गया, कितना फ़ायदेमंद रहा, स्टूडेंट के लिए कितने फ़ायदेमंद था, टीचर के लिए कितने फायदेमंद था, इस बारे में बात करेंगे। और जो फीस ली जा रही है स्टूडेंट से, वो किस लिए ली जा रही है, किस हद तक जो टीचर्स हैं उनको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, ये एक पूरा एक सिस्टम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना खुश हैं, क्या वो खुश हैं, वो चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस हो, कितना हमें इसमें मजीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कोई नई बात नहीं है। बहुत से ममालिक में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम बहुत से कोर्सेज बाहर की कंट्री से बाय करते हैं और ऑनलाइन यहाँ पाकिस्तान में बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन मसला ये था कि हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे लेकिन उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब प्रॉब्लम तो आएगी जब फोर्सफुली कोई चीज़ आप पे थोप दी जाएगी कि भाई आपने इस सिस्टम को फॉलो करना है, और तब्दीली हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। ये हम तमाम लोगों की नेचर है, हमें टाइम लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए। इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इवेंट जो मैनेजर है वो कैसे काम करे, क्योंकि बहुत से इवेंट्स थे जो कैंसिल हो गई, बहुत सी बुकिंग हुई थी वो कैंसिल हो गई, बहुत सी वेडिंग्स थी, प्लान थी, वो भी कैंसिल हो गई। वो लोग कैसे काम करें, कैसे मैनेज करें, बिकॉज उनके साथ भी एक पूरी टीम काम कर रही होती है ना। उनकी सैलरीज जा रही है, नहीं जा रही, आपके वेंडर्स होते हैं, आपके साथ डिज़ाइनर्स होते हैं, बहुत से लोग आपके साथ मुंसलिक होते हैं जब आप एक कंपनी को रन करते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, शूट्स उनके हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ऑन एंड ऑफ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस को भी कोरोना वायरस हो चुका है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो तमाम लोग सेहतयाब हैं, अपने अपने घरों में उन्होंने अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया है। यहाँ पे रिक्वेस्ट ये भी है, जो लोग सेहतयाब होकर अपने घरों में जा रहे हैं, काइंडली अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए, अपने मुंसलिक लोगों से रब्ता कीजिए, और जो प्लाज्मा है वो भी डोनेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बच सके। इसके अलावा हमारे साथ सिंगर भी मौजूद होंगे जिनसे हम बड़ी ज़बरदस्त बातें भी करेंगे और उनके अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। यूथ एक्टिविस्ट है और डिबेटर भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी अली हैदर का। खुशामदीद अली हैदर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अली हैदर आपके कीमती वक्त का। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सी बड़ी ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है, बड़ी छोटी सी हैं, काम बड़े बड़े कर रही हैं आजकल। मैं वेलकम करना चाहूँगी माहिदा राव का। खुशामदीद माहिदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
खैरियत से हैं आप? बिल्कुल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बड़ी ज़बरदस्त यंग सी मॉडल हैं, बड़ी छोटी एज में मुझे लगता है उन्होंने मॉडलिंग अपनी स्टार्ट कर लिया। आज उनसे भी मॉडलिंग के बारे में भी बात करेंगे, एक्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी ईमान राव का। खुशामदीद ईमान, कैसी हैं आप? अल्लाह का आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बड़ा अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के। और इनके साथ ज़बरदस्त से सिंगर है, पंजाबी सिंगर हैं, क्या गाते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी नासिर डार का। जी आया नू जनाब, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ अच्छा लग ਆਇਆ रहा ਸੀ है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है बिल्कुल, और हमें भी लगा कि आपको दूसरी बार जरूर इनवाइट करना चाहिए। मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ पंजाबी में भी बात करूंगी, उर्दू में भी बात करूंगी, ताकि हम तमाम मेहमानों को साथ लेके चल सके। ठीक हो गया। अली हैदर से स्टार्ट करेंगे। अली हैदर, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी तबाहियां देखने में आ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है ओवरऑल? अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं स्टूडेंट्स की तरफ आऊंगी। जी बिल्कुल, कोरोना जैसी वबा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, पूरी दुनिया में थी और पूरी दुनिया मेरे ख्याल से बंद पड़ गई। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी मुश्किलात थी। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी आपका महकमा नहीं हो सकता जिसके अंदर आपको मुश्किलात दरपेश ना आई हों। तो बहुत सारी मुश्किलात थी, कारोबार की मुश्किलात थी, स्टूडेंट्स की मुश्किलात थी, एक्टर्स की मुश्किलात थी, हमारी इंडस्ट्रीज की मुश्किलात थी, हमारी मीडिया की मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्द अज जल्द हमें छुटकारा हमारा हो और हम दोबारा से उसी तरह आपस में बैठ सकें, आपस में गुफ्तो शनीद हो सकें और वही चहचे लगाना, हंसना, बातें करना और एक दूसरे के साथ ख्यालात शेयर करना, शामिल होना और एक दूसरे के साथ वो खुशियां बांटना, ये दोबारा से इंशाल्लाह अली हैदर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से ममालिक ने बड़े अच्छे से कम बैक किया, हम भी स्टार्ट करें। लेकिन थोड़ी सी हमारे यहाँ एक जो प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि हम लोग ना अभी भी सीरियस नहीं हो रहे। एसओपीज जो बता दी गई, हमें लगता है सिर्फ शायद वो लिखने के लिए, या सिर्फ जो हमारे न्यूज एंकर्स है या मीडिया पर्सन है, सोशल मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पे सिर्फ बोल के बताने की हद तक है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें वो कमी नजर आई है अभी तक। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तमाम वो लोग जो ये समझते हैं कि कोरोना है ही नहीं, तो मैं उनसे, तमाम लोगों से, तमाम अहबाब से, इस पाकिस्तान के वासियों से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जाके कि खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें। जब तक आप संजीदा नहीं होते तब तक आप कुछ भी, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खुद को संजीदा करें और तमाम हदायत पे अमल पैरा हों। और इस कोरोना जैसी वबा से हम सब ने मिल के लड़ना है और इससे छुटकारा हासिल करना है। तो खुदारा सबसे पहले तो आप इसको सीरियस लें और इन तमाम जितनी भी एसओपीज हैं उनको फॉलो करें और इंशाल्लाह उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम इस वबा से छुटकारा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम लोग। लेकिन अली हैदर, आपने देखा होगा कि ये जो वीडियो का आपने जिक्र किया है इनडायरेक्टली, के लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, काफी यूथ यंग लोग थे वो उस वीडियो में जो कह रहे थे कि जी किधर है कोरोना, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो हमारे यहाँ तो 64 और 65% जो है वो यूथ है। तो ये मुझे समझ नहीं आई, अगर यंग लोग ये कह रहे हैं, चले किसी और की, किसी गांव में से कोई बंदा उठ के ये बात कहता है तो किसी हद तक हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही मुझे। मैं जिस हद तक इस चीज को समझ सका हूँ, बिल्कुल आपने कहा कि 64%, 70% हमारी यूथ है और जो कि पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, दक्षिणा सितारे हैं, जुगनों की मानिंद हैं। तो ये बाशऊर तबका है, इसको तो समझना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 64% तबका अगर यूथ का था तो सारे का सारा तबका ही इसी चीज को रागिब था कि कोरोना जैसी वबा नहीं है और ये सब झूठ है। मुझे ये लगता है कि यूथ अगर कोई बात करती है तो हम ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप अभी रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स को, अभी बात करेंगे आप यूथ की, तो बेसिकली आप रिप्रेजेंट करें ना, आपके पीछे जितने यूथ है आप उनकी बात करें, आप कोई अपनी बात नहीं करें। तो ये है कि मुझे ये लगता था कि यूथ को बड़ा एक अहम किरदार अदा करना चाहिए था अवेयरनेस देने के लिए। किसी हद तक किया भी, किसी हद तक किया भी, लेकिन मजीद किया जा सकता था, मजीद फायदा उठाया जा सकता था। यूथ जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव है माशाल्लाह से, उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा, कैसे काम कर रहे हैं वो लोग, तो मेरा ख्याल है उन्हें ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं आगे भी ये कह चुका हूँ कि तमाम उसमें यूथ को ही टारगेट नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ ओवरऑल बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक मुस्बत बात होगी और हमें ओवरऑल एक मैसेज देना चाहिए
तमाम लोगों को, तमाम अहबाब को ये कहना चाहिए, तमाम पाकिस्तान के वासियों से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप सीरियस हों, संजीदा हों और इससे निपटने के लिए तैयार हों। और अब तो आके आपको संजीदा हो जाना चाहिए। अगर तो ये मैं समझता हूँ अगर आपकी नजरों में एक ड्रामा सा था तो फिर ये 2 से 3 मंथ के अंदर ही इसको खत्म हो जाना चाहिए था, 1 मंथ के अंदर खत्म। मेरा ख्याल है अगर कोई ड्रामा हो तो किसी एक कंट्री में हो ना, 2 में हो, 3 में हो। अब 200 कंट्री क्यों एक ड्रामे में अपना किरदार अदा करेंगे ना? इतने कैरेक्टर कहां से आ गए कि 200 कंट्री? जबकि हमारा मीडिया इतनी ज्यादा अवेयरनेस दे रहा है हर एक प्रोग्राम। मैं नहीं समझता कि कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर एंकर्स बाकायदा तौर पर कोरोना जैसी वबा से निपटने के एसओपीज नहीं बताते। और इवन कि अली हैदर, बहुत से हमारी एंकर पर्सन, बहुत से हमारी सहाफी बरादरी के लोग भी इसके विक्टिम हुए। जी बिल्कुल, उनको भी कोरोना हुआ क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त जब लोग सिचुएशन जो थी बड़ी पैनिक थी। उस वक्त बहुत से हमारे कैमरामैन, हमारी सहाफी, हमारे एंकर्स भी इस वबा में मीडिया के इन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, तमाम डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो 2 तबके थे जो आपके फ्रंट लाइन पर थे, जो आपको एसओपीज बता रहे थे, जो आपको आपकी जानें बचा रहे थे। ऐसे ही है, दिन रात वो आपकी जानें बचाने में लगे हुए थे और अभी भी स्टिल लगे हुए हैं। और आज भी मैं ये समझता हूं कि कोरोना के ऊपर अगर बात की जा रही है तो आज भी मैं यही समझता हूं कि हमें चाहिए कि अब आकर हमें संजीदा होकर इससे निपटना चाहिए और ये मुमकिन है। और अपने अलावा आपको दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं ना, आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपके फादर, आपके बच्चे, जो भी आपके साथ मुंसलिक है, इवन कि आपकी मेड, आपका ड्राइवर, क्योंकि कोरोना ये नहीं देखता कि ये मेड से आपको होगा, या आपसे भी मेड को हो सकता है, या आपसे भी आपके ड्राइवर को हो सकता है। तो इन तमाम लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा। मायदा से भी इस बारे में बात करेंगे। ये मायदा काफी मसरूफ थी, आप कोरोना की वजह से मुझे लगता है काफी फ्री हो गई है। बहुत, यानी अभी भी मसरूफ है? हाँ, थोड़ी बहुत मसरूफ है। मायदा, देखा गया बहुत से इवेंट कैंसिल हुए जब ये कोरोना वायरस आया, क्योंकि अचानक से आया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, तमाम लोग पैनिक थे कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। तो कोई इवेंट्स थे आपके कर रही थी आप? जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी रात को हमारा एक इवेंट था जो फौरी तौर पे हमें कैंसिल करना पड़ा। और उसके जो भी बजट्स थे, जो भी वेंडर्स का खर्चा था, वो हमारे पास से ही गया था, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट थे वो तो कह रहे थे कि हम तो शादी कर ही नहीं रहे हैं। तो उस वजह से भी काफ़ी इश्यूज आए थे। जो प्लान थे, जिनकी पेमेंट्स आ चुकी थी, जिनकी रहती थी, तो पेमेंट्स का काफ़ी इशू हुआ स्टार्टिंग में। अच्छा, जिनकी शादियाँ हो रही थी उनको फ़ायदा हो गया, उन्होंने घरों में कर लिए। हाँ, ये नुकसान से इवेंट करवाने वालों को हुआ। हाँ, और अभी मैं तो स्टार्टिंग से ये कहती हूँ कि शादियाँ घरों में पॉसिबल हैं। क्यों आप अपना कारोबार बंद कराना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि कम बजट में अच्छी शादियाँ हो, बजाय इसके कि लोगों को गैदर किया जाए। आपकी अपनी खुशी नहीं रहती वो, और खुशियों को जल्दी नजर भी लग जाती है। अच्छा मायदा, बड़ी जबरदस्त बात की है, मैं खुद बड़ी इस हक में हूँ कि आपकी शादी सिंपल, अच्छी और बहुत करीबी लोगों के साथ करीब होने चाहिए। लेकिन मायदा, एक कंपटीशन आपने देखा था कि मुझे तो उन शादियों में समझ नहीं आ रही थी कि कॉन्सर्ट हो रहे हैं, ये शादियां हो रही हैं, मेहंदी का फंक्शन कौन सा, माइयों का फंक्शन इतना बड़ा था कि मैं तो परेशान हो जाती थी। तो वो सिचुएशन बेहतर थी या ये वाली? क्योंकि लोग अब जिन्होंने बहुत बड़ी शादियां की है ना, उन्होंने अब एक सोफे के साथ 3 लोग बिठा के माशाल्लाह से बड़े अच्छे से निकाह करवाए और बड़ी अच्छी शादियां हुई। हाँ, दोनों शादियां अपने लेवल में बहुत अच्छी थी। जिनके पास अच्छा बजट था, जो करना चाहते हैं वो बड़ी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ शादी अपने लिए होती है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए होती है। बेसिकली मैं तो पहले भी यही कहती थी कि मेहंदी का फंक्शन अगर आपको माँ की बुक करनी है तो मेहंदी का फंक्शन घर पे कीजिए। अभी भी हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक इवेंट है, वो घर पे है, 40 पीपल, फैमिली के लोग, बहुत अच्छा इवेंट है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी खुशियों को जीने के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। तो इतनी चीजें आ गई ना एडवांस। पहले ये होता था 3-4 टेंट होते थे, एक ही तरह का स्टेज होता है। क्या सबकी शादियों की तस्वीरें उठा के देखें ना तो एक ही तरह का स्टेज नजर आता, दूल्हा दुल्हन सिर्फ चेंज होते थे। तो अब तो इनसाइड आपकी डेकोरेशन की इतनी चीजें आ गई हैं, लाइटिंग क्या, तो आप अपने घर के अंदर ही इतना जबरदस्त एनवायरनमेंट बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली एंगेजमेंट का इवेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, और जो उन्होंने हमें डेकोरेशन दिखाई है वो इस टाइम पे लाहौर में कोई वेंडर नहीं दे रहा सिवाय मेरे। अच्छा, जबरदस्त। मुझे पहले बताइए वो डेकोरेशन है कैसी, कहाँ से ली है उन्होंने, कॉपी कहाँ से की है, किसकी शादी को उन्होंने फॉलो किया बहुत ज्यादा? एक्चुअली मेरे जो ट्रेंड्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, मैं थोड़ी ट्रेडिशन से हट के काम करती हूँ। मैं टर्किश ट्रेडिशन, या मैं जो होते हैं क्रिश्चियंस, जो जिस तरह से सिंपली, मुझे क्रिश्चियन से सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है बिल्कुल सिंपल शादी करते हैं, सिंपल बट क्लासी। बिल्कुल, हाँ, ऐसे वो एक है स्लोगन है जी, और उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। और रिसेंटली मैंने भी ये पाकिस्तान में अनाउंस किया है। बट जो मैं शादियां चाह रही हूँ ना इस टाइम पे, वो ये होती है कि आप यार घर पे
बहुत अच्छी शादी करो, बहुत अच्छा लग्जरी सा काम करो, बट पाकिस्तान से अगर हटके अगर अपने पैसे लगाने हैं तो कुछ ऐसा ट्रेंड लेके आओ जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा माइदा, टर्किश का आपने जिक्र किया कि आजकल खैर हमारे यहाँ फेमस भी बहुत है टर्किश एक्टर एक्ट्रेसेस भी, उनके ड्रामे भी हम बड़े ही फॉलो कर रहे हैं उनको, तो अब तो शादियां भी उनको हम फॉलो करके करना शुरू कर रहे हैं, जैसे माइदा आपने जिक्र किया है। तो माइदा मुझे बताइएगा कि किस तरह के डेकोर होता है उनका, क्या चीजें डिफरेंट होती है हमारे कल्चर से, या हमारे जो डेकोरेशन जो हम लोग करवाते हैं उनसे कितना फर्क होता है? उनकी थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा कलर उनके लाइट होते हैं, जहाँ पे हम लोग डार्क यूज करते हैं वो लाइट यूज करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और उसके अलावा जहाँ पे हम लोग इतने बंचेस ऑफ फ्लावर्स को यूज करते हैं ना, वहाँ पे वो बहुत सिंपल फ्लावर बट बहुत अच्छे फ्लावर्स और बहुत एक क्लासी टाइप लुक देते हैं। जबरदस्त। दूसरी चीज हमारे यहाँ ट्रेंड है कि दुल्हन हमेशा या तो हाफ स्लीव्स पहनती है या स्लीवलेस पहनती है, और दुपट्टा जो है उसमें से भी उसके बाल जो है वो नजर आ रहे होते हैं। हाँ, बट जो टर्किश ट्रेंड है उसमें उनका हिजाब होता है और फुल स्लीव्स एंड फुल फ्रॉक होता है। तो बिल्कुल आना चाहिए ट्रेंड, ये तो बड़ा जबरदस्त बिल्कुल ऐसी है, और उसमें प्योर रेड, नथिंग एल्स, प्योर रेड। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा फिर माइदा, क्योंकि हम लड़के ना, हमें कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा वो होता है ना कि मैं ये कलर पहन रही हूँ तो बैकग्राउंड कैसा होगा, तो मुझे ये बताइएगा अगर वो प्योर रेड पहनती हैं तो फिर तो लाइट कलर बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिकोर होते हैं फ्लावर्स भी इतने लाल लाल, ऊपर से एक दुल्हन भी इतनी लाल माशाल्लाह से केकी मेकअप करके हम लोग आए होते हैं शादियों में, बहनें चचियाँ खालाओं, इतना जबरदस्त एक एनवायरनमेंट होता है, आंखों में लग रहे थे हम एक दूसरे के। तो आपको नहीं लगता कि वाकई जो डिकोर है वो लाइट हो, ताकि अगर आप कलरफुल ड्रेसेस पहन रहे, ये वैसी ही बात है जैसे आप कहते हैं ना मेकअप के अंदर, अगर लड़कियों को समझाना चाहूँ कि अगर आपने आई शेड डार्क लगाए हैं तो आपकी लिपस्टिक लाइट होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपकी दुल्हन डार्क है ना तो आपकी डेकोरेशन लाइट होनी चाहिए। अभी तक कितनी टर्किश जो है एक उनका स्टाइल, कितनी की है शादियां इस तरह? 2 से 3 अभी तक करा चुकी हूँ। पसंद आई लोगों को? हाँ, बहुत पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल। अभी कुछ और ट्रेंड्स हैं जो अभी अनाउंस कर रहे हैं हम डेस्टिनेशन वेडिंग के ऊपर, तो होपफुली वो भी लोगों को इसके बारे में मैं बात करूंगी कि क्या क्या प्लान्स चल रहे हैं, टीम कैसे काम करी, थोड़ा चैलेंज आपके लिए आएंगे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में पहली लड़की कर रही है और कर भी पहली लड़की रही है, किसी मर्द ने ये स्टेप नहीं लिया, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ईमान हमारे साथ मौजूद है। ईमान, कौन सी एज में मॉडलिंग स्टार्ट किया आपने? 20 में स्टार्ट कर ली माशाल्लाह से। तो ईमान, मॉडलिंग क्यों स्टार्ट की? आई मीन आपको मॉडल ही बनना था, क्या चीज इतनी अट्रैक्ट की आपको मॉडलिंग में जो आपको लगा कि मुझे मॉडल? मैं मतलब शौक शुरू से था, स्टार्ट से था, बचपन से था। जबरदस्त। शीशे के आगे खड़े होकर तैयार होकर बातें करती थी। जबरदस्त। तो उसके बाद फिर बस स्टडी में लग गई, तो मतलब ये सारी चीजें मिस हो गई। तो बट उसके बाद मैंने ये था कि करना तो है ना एक टाइम में, हाँ जी, तो बस कर लिया। फिर स्टार्ट में बहुत मतलब कि मायूसी हुई, ये वो नहीं होगा। आप ईमान, आप कराची से? हाँ, मैं कराची। पहले तो वेलकम जी लाहौर में, और आप पहली बार लाहौर? पहली बार। कैसा लग रहा है लाहौर? गर्मी बहुत है। कराची में नहीं है? कराची में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कराची में गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पता है क्या सिस्टम होता है, कराची में हवा बहुत चलती है। यहाँ मुझे लगता है हवा का कोई मसला है, हवा नहीं चलती है। 2-3 दिन पहले आती ना, बारिश हो रही थी, बड़ा मजा आना था आपको। हम आपको लाहौर की बारिश भी दिखाती। उसी दिन में आई थी। गाने वो खाने खाए, पंजाबी गाने तो आप सुनती रहती। खाने खाए, पाइक का नाश्ता किया? बहुत मजे के। हाँ, मजा आया? सब ट्राई किया मैंने अभी तक। 2 दिन से बस मैं ट्राई कर रही हूँ, हर चीज लाहौर देख रही हुई। माशाल्लाह, फिर अगला शूट नहीं मिलने वाला, जितना वेट गेन हो जाना ना आपका देसी खाने खा के। अच्छा ईमान, आपने पहला जो शूट किया, पहला ऑडिशन हुआ आपका, ऑडिशन कैसा रहा आपका? और फर्स्ट ऑडिशन था, मैं ऑडिशन के लिए गई थी, बहुत नर्वस थी, इतनी बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैंने कभी ना इस चीज को सर्च नहीं किया था, बस ऐसे ही जाके वो कर ली थी मॉडलिंग। अच्छा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं, ये सिस्टम सारा। बस मॉडल बनना है? हाँ, मॉडल बनना है मुझे। ठीक है। बट मैं गई तो मेरी फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गई थी, तो मेरी वॉक चेक की गई थी, रैंप वॉक, तो मेरी वो अच्छी थी, तो उसके लिए भी मैं ओके हो गई थी। तो फिर बस आहिस्ता आहिस्ता शूट्स मिले, काम किया, फिर अब एक्टिंग की तरफ जा रही हूँ। हाँ, तो फिर अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि पहला ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गई। पहला जब शूट था, जब मेकअप डन हो गया था, जब फोटोग्राफर आपकी पिक्चर्स लेने के लिए आ चुके थे, तो नर्वस हुई आपको लगा कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपने कपड़े पहन के बोलना नहीं, डायलॉग के थ्रू आपने बताना नहीं कि आप क्या करना चाह रही है। आपकी ड्रेस, आपकी पिक्चर, आपके एक्सप्रेशन बताते हैं कि जनाब आपका थीम क्या है, आपकी पिक्चर क्या है, आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। तस्वीरें बोलती है ना मॉडल्स की, तो वो कुछ डर लगा? थीम क्या था? सिंपल था, ब्राइडल था, क्या था? नहीं, थोड़ा सा पार्टी वेयर था। पार्टी वेयर? हाँ, पार्टी वेयर था। बट ये था कि मैंने ना मेरे वो जो पोजेस थे ना, वो पहले से ही मुझे आते थे,
तो पहले वो सेल्फीज ले लेके सेल्फीज ले लेके वो जैसे कि तो फिर मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी ना तो मैं सब कुछ खुद ही कर रही थी। लाइक उनको मुझे इतना नहीं समझाना पड़ा कि ये करो वो करो, मैंने सबसे खुद ही कर लिया। तो काफी खुश हुए थे वहाँ पे सब भी ना, तो सबने तारीफ की थी कि चले आपको तो पहले से ही काम आता है, और मैं किसी को बता नहीं रही थी कि मैंने कुछ किया नहीं है। अच्छा ग्रेट, ये बड़ा जी फायदा हुआ है हमें सेल्फीज बनाने का। ये ब्राइडल्स के जब शूट हो रहे होते हैं ना, मैंने अक्सर देखे वो इतने जबरदस्त वो दे रही होती है ना अपने पॉजेस। पहले क्या होता था, फोटोग्राफर बेचारा बता कि पागल बाजी यूं कर ले, बाजी यूं कर ले, बाजी करती नहीं थी। और अब वो कहती है कि आप इधर खड़े हो जाए, मेरा ये एंगल है, मेरी ये चीज ठीक नहीं आती, इवन कि हम लोग भी कह रहे होते हैं तस्वीरों में। जनाब नासिर भी हमारे साथ मौजूद है। नासिर, कितना टाइम हो गया आप गाना गाते हुए? मुझे आज 2 साल पूरे और 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए? भाई इतना कौन काउंट करता है 25 दिन? ये आपने क्यों काउंट किया हुआ? खैर है, क्योंकि मेरा काम ही है। जब से मैंने स्टार्ट किया ना तो मैं एक दिन को अकाउंट करता हूँ। 24 घंटे मेरा काम ही है, म्यूजिक बनाना और कंपोज करना। सॉन्ग राइटर भी खुद हूँ, तो बस कोशिश कर रहे हैं अच्छे जबरदस्त। तो नासिर, मुश्किल काम नहीं लिखना, पोइट्री करना बहुत मुश्किल काम नहीं। एक गाने को लिखना और फिर एक लाइन दूसरे के साथ मैच हुई है तो शायर लिखते हैं, ये उनका काम है, आमद होती है, लिख दिया जाता है। लेकिन आप गाना लिखते हैं फिर उसको कंपोज भी करते हैं। सॉरी, मैं ना पंजाबी जी गल करना। तो इजी होके बोलो, आप पंजाबी में बात कीजिए। ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਤ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੂਹਾਨੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਬਰਦस्त। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਜਰਾ ਸੂਫੀ ਕਰ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ मैट्रिक टू बाद म्यूजिक में पढ़े हैं आप, जबरदस्त। नासिर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि स्टार्ट में लोगों ने मुझे कहा कि तुम अच्छा गाते हो, पहले लिख रहे थे या पहले गाना शुरू किया? नहीं, मैं नाल ਜਦੋਂ मैं ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ सिचुएशन ਤੇ मैं लिख के ना ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, अकॉर्डिंग आप जो इर्द गिर्द की चीजों में देख रहे होते थे। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰੋ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ, हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। पहले मतलब रैप तो नहीं शुरू किया था पहले? नहीं, रैप नहीं, आल सूफी। पहला मैं गाना लिखिया सी सूफी, मैनू राग दा भी नहीं पता सी उदों जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਲਾਵਤੀ ਰਾਗ ਚ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ परफेक्ट, कोई नोट्स नहीं हैगा ਇਹਦਾ ਵਿੰਗਾ चिब्बा। जबरदस्त। और तुम्हें नहीं पता था कि ये कोई है, नोट्स हैं, ये क्या है, ये नहीं, मैनू उदों कित्थों पता सी। मैं लिखिया सी, बैठा सी, मैं सरकार बुल्ले शाह ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸਤਾਈ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ। सुनाओगे वो जो आपने लिखा था उस जी जी मैं सुनाऊंगा जी। मैं चाह रही थोड़ा सा एक इस तरह से ही सुना दीजिए। इस तरह से? हाँ जी जी, इजाजत? जी जी प्लीज। तू आने ते चानन वेड़े, तू जावे ते हनेरे। ये बात थी कि सरकार को जब मैं याद करता था ना तो मेरा तन मन ओके हो जाता था, क्योंकि मेरे रूहानी टीचर भी हैं, मुर्शिद भी, मैं मानता हूँ उन्हें, और अच्छा, मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो जब मैं उन्हें याद करता था ना तो ये मन की बात है जी, तो इसको मैंने शायरी में बयान किया। हाँ तू आवे ते चानन वेड़े, तू जावे ते हनेरे, मेरे आसावां दी तस्बीह विच, मेरे आसावां दी तस्बीह विच
सोने जिक्र न तेरे, क्या बात है। तू आवे ते चानन वेले, तू जावे ते हनेरे। जबरदस्त, ये इसका मुखड़ा है और एक अंतरा। जी प्लीज प्लीज। महरमा तेरी इश्क नजरदा, रंग है इंजे दा चढ़े, तेरे इश्क शिकंजे दे विच दिल गया मेरा फड़िया। लूलू मेरा तू तू बोले, लूलू मेरा तू तू बोले, तेरे रूह विच डेरे, तू आवे ते चानन वेड़े, तू जावे ते हनेरे। क्या बात, वेरी नाइस। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये सादगी और आप ये जिसका तसव्वुर करते हैं ना, मैं कहता हूँ जिन मुर्शिदों का आप तसव्वुर करते हैं, अभी भी आपके अंदर वो सादगी और वो मस्ती छाई हुई थी। पता चल रहा है वो कि क्या आप किस तरह उनको अपने वो तसव्वुर में रखते हुए आप कर रहे हैं। किसी को दिल से चाहते हैं ना तो ये आमद आती, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब कमाल खुदा का है और खुदा के जो है ना ये बंदे इनका है। जी बिल्कुल। तो जब आप किसी के लिए इतनी मोहब्बत करते हैं ना तो वहां पे जाते हैं तो आप खाली नहीं वापस आते हैं, कुछ इतना लेके आते हैं, आपको उस टाइम नहीं पता होता। जब आप लोगों को बताते हैं ना कि यार मैं वहां पे गया था और मैंने एक चीज ना थोड़ी सी ना ये लिख ली है, तो उनको मैं सुनाता हूँ उनको, कहते हैं यार ये तेरे हैं नहीं मैं कहता हूँ मेरे नहीं है, कोशिश मैंने की है उन्हीं के। जिन हस्तियों के पास डेरा लगा के ये लिखा गया ना, तो उनकी तो फिर क्या बात है, ये तो हकीकत है ना, आ सकते हैं ये तो हकीकत है। फिर ये उनकी तरफ से आप पे वो जब आपके इरादे पाक हो, नीयत साफ हो, तो सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो एक दिन हर बंदे का होता है, आप कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपका भी होगा। जी बिल्कुल। ये मोहतरमा कर रहे हैं, इनका भी होगा, हमारा भी इंशाल्लाह आएगा। क्या बात, मैं अभी भी मैं उधर ही खोई हुई है, जो ये पढ़ रहे थे ना, जो कलाम इन्होंने पढ़ा है, मैं अभी तक उससे वापस नहीं आ पा रही। क्या बात है, जिस तरह फील करके ये गा रहे थे ना, यकीन जानिए ऐसा लग रहा था जैसे अभी हम सब लोग जो है ना उन्हीं हस्तियों के पास बैठे हुए हैं। वो ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। कहते हैं ना आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं, कुछ इस तरह वाला फील। मैं कुछ भी नहीं गा, ये सब उन्हां दा मैं उत्थे जाके पढ़िया सी ते मैनू मतलब कि मैनू यकीन भी नहीं गा कि कौन बंदा मेरे सामने बैठा सी। मैं क्या ऐ ते आम जिहा बंदा होना, जिवें मतलब कि बंदा सोचदा है, बिल्कुल वो बंदा वो सी जिन्नू मैं टाइम लैके भी नहीं मिल सकदा सी। वो मेरे अगे बह के कहंदा भाजी 2 वारी सुनाना तुसी। मैं क्या तुहानू 3 वारी सुना देने आ, किहड़ी गल। कहंदा हैगा किदा सी, मैं क्या इन्हां दा हीगा सी असि ते लिख मैंने दी है। क्या बात है, ड्यूटी मेरी थी। अच्छा नासिर, आपकी जो पंजाबी है ना हमारी पंजाबी से थोड़ी मुख्तलिफ है। आपकी ना सिख जो हमारी बहन भाइयों की वो जो एक पंजाबी होती है वैसी है। मैं दरअसल जेड़े पंजाबी अपने सूफी च सारियां दे नाल अपना बहुत दिली ताल्लुक आ जी। जिद्दां गुरु नानक जी आ जी, वो भी अपने मोहतरम आ, वो भी अल्लाह दे बहुत खास वली सी। ते शाह हुसैन जी, मियां मोहम्मद बख्श जी, ए सारे इन्हां दे नाल बहुत ज्यादा ना मुर्शिद दी तरफों लगा हुआ है। ते पंजाब च बहुत ज्यादा प्यार करदे आ आपां नूं, इंडिया पंजाब च इत्थे भी बहुत ज्यादा करदे आ, लेकिन उत्थे वाला प्यार इत्थे नहीं आ। उधर वाले लोग ज्यादा प्यार करदे, बहुत ज्यादा प्यार करदे आ। क्या बात है, इसीलिए आपकी जुबान आपने नोट किया, इनकी जुबान बड़े बढ़िया है। बिल्कुल। और जिस तरह अभी तक ये मैं समझ रहा हूँ जिस मस्ती में गुम होके ये बयां कर रहे हैं ना अपने अल्फाज, मैं समझता हूँ वो मुर्शद मेरे अक्सर ये फरमाते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदब है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो अदब है। तो आपके अंदर मोहब्बत भी है और आपके अंदर अदब भी है, सबसे बड़ी बात है। आपकी जो आजिज़ी है, इंकिसारी है कि
आपके पास वो आया और उसने कहा कि 2 बार सुना दे, तो आपने कहा मैं 3 बार सुनाना। जी सब तो वड्डी चीज़ है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੇ ਅਦਬ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾ इर्द गिर्द बिठा लिया। और दूसरी मैं इनकी कामयाबी समझता हूँ कि इनके अंदर अपनी मादरी जुबान का जज्बा बहुत ज्यादा है। जस्ट लव इट जो इन्होंने इतनी खूबसूरत अंदाज में कहा। मैं पंजाबी में बात करना चाहूँ। माजरत मेरे कोल मैं म्यूजिक कंपोज भी हुण कर लेना वा जी, कोशिश कर लेना वा। हाँ जी। ते अपने कोल ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ गायक आउंदे आ इंडिया तो ਜਿਹੜੇ बहुत फेम जिन्हां ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, अफसाना खान जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ स्टूडियो ਤੇ ਇੱਥੇ मजर भाई आ, मजर आई जी, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਨੀयत सिद्धि करो ते आओ चक्को फायदे लो। क्या बात, सब वेरी नाइस। इस बात पे क्लैप बनती कि नीयत सीधी करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। मैं हुण भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਆ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਚ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਾਸਿਡਾਰ ਪੇਜ ਵੀ ਆ ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਤੇ ਯੂ ਬੀਟ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ। ਆਸਿਫ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਦਰਾਵੜ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਦਿਲ ਕਾਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ करना है। जबरदस्त। ਤੇ उम्मीद है बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा नासिर, मैं बिल्कुल आपकी कामयाबी की पूरी स्टोरी भी सुनूंगी कि कहाँ से आप पाकिस्तान से उठ के आपने जर्मन में कैसे स्टूडियो बना लिया, क्या इतना है, मैं ये बिल्कुल पूछूंगी। लेकिन मायदा से अभी मैं पूछना चाहूंगी, मायदा डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट कर दी, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले कोरोना आ गया ना, तो फिर वो ट्रेंड वहीं रह गया कि होती क्या है, किस तरह की वेडिंग्स होती है, इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या खूबसूरती है, क्या अट्रैक्ट करता है लोगों को, जो लोग बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ। डेस्टिनेशन वेडिंग बेसिकली होती है जहाँ पे व्यू अच्छा हो, जहाँ पे आप घरों के मसलों से दूर होके एक जगह पर जाएं, कोई होटल, कोई रिजॉर्ट में, और वहाँ पे आपके अरेंजमेंट्स हों, शादी हो, और आप मेंटली रिलैक्स होके वापस आएं। अच्छा मायदा, जैसे आपने जिक्र किया कोई रिजॉर्ट हो, फार्म हाउस हो, जो आपके घर से दूर हो, बेसिकली मेन मकसद हमारा घर से दूर जाना है, तो मायदा वहाँ पे आप लोग ये अरेंज भी कर देते हैं, लोकेशन भी अरेंज करके दे देते हैं? अगर आपके क्लाइंट को चाहिए कि भाई मुझे फला फार्म हाउस चाहिए, ये फला जगह पे कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो आप लोग अरेंज कर देते हैं? बिल्कुल, हमारा पूरा प्लान है कश्मीर, हुंजा, सवात और ये अड़ंकेल जो है। नहीं, हुंजा इतना दूर है तो लोग वापस नहीं आ जाते। नहीं, हुंजा में ही 4 दिन तो उधर लग गए हमारे। हुंजा में बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। बिल्कुल अताबाद लेक के पास होटल है हमारा अपना ही है, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। बेसिकली जो चैलेंजेस हैं वहाँ के जो वेंडर्स हैं उनको ट्रेन करना है, वहाँ के वेंडर्स सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और जो सबसे मेन मकसद होता है हमारा, हम पूरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, प्लानिंग से लेके उनको लेके जाना, उनको वहाँ पे स्टे कराना, खाना, उनकी अरेंजमेंट, सब कुछ वहाँ से, यहाँ से लेके जाने से लेके यहाँ वापस लाने तक एक एक चीज़ हमारे जिम्मे है। अच्छा मायदा, जैसे आपने जिक्र किया वहाँ के वेंडर्स को फायदा हो जाता है, तो एज कम्पेयर पंजाब वहाँ पे ज़्यादा सस्ती वेडिंग नहीं हो जाती क्योंकि चीज़ें सारी नेचुरल सी हैं, व्यू सारे इतने खूबसूरत है, तो वहाँ पे कम पैसों में अरेंजमेंट? ये भी डिपेंड करता है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोग होते हैं जो बहुत ही हैवी डेकोरेशन चाहते हैं, वहाँ पे भी वो लगती बिल्कुल सिंपल है बट उनमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और उसके अंदर ये होता है कि वहाँ के जो वेंडर्स हैं उनको ऐसी वेडिंग्स करने की आदत नहीं है, तो उनको ट्रेन करना स्टार्ट करना है। मैंने इस सीजन में के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग अनाउंस की है। हाँ, जो होपफुली स्टार्ट होगा आफ्टर जनवरी इंशाल्लाह। जो कोरोना से थोड़ा सा हम लोग जब बाहर निकलेंगे उसके बाद ही हम लोग वेडिंग्स जो हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बुकिंग लेंगे। उसके अंदर ये होता है कि वहाँ के जो वेंडर्स हैं उनको समझाना कि ये किस तरह से हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिंपल है, वहाँ पे व्यूज़ इतने अच्छे हैं तो वो लोग ऐसे ही कर देते हैं शादी।
और इतनी कोई डेकोरेशन नहीं होती वहाँ पे। लेकिन हम लोग जो इस टाइम पे जा रहे हैं ट्रेडिशनल फूड विद पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी हम लेके जा रहे हैं, वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो हम लोग सर्व करेंगे शादी में। ये मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ जाते हैं? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ से नहीं करा सकते ना। मेकअप आर्टिस्ट है, हमारे पास फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की टीम है पूरी। जैसे भी वो बात कर रहे थे, मैंने भी ये काम स्टार्ट किया है। जो नए बच्चे हैं जो काम करना चाह रहे हैं, फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, एक्टर्स हो जो एक्टिंग करना चाह रहे हो, शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाह रहे हो, मेरा प्रोडक्शन हाउस है। मैं सबको वेलकम करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो रजिस्ट्रेशन फीस। वेरी नाइस। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब जो लोग कुछ कर रहे होते हैं और वो दूसरों को और अपने जूनियर्स को आगे लेके आना चाहते हैं। आज मेरे शो से बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है, नासिर डार की तरफ से भी और माइदा राव की तरफ से भी। माइदा थैंक यू सो मच। वो इसलिए भी, जी प्लीज नासिर। वीडियो इनका हो गया, ऑडियो मैं कर दूंगा। क्या बात है, जबरदस्त। जरूर, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर की या डिबेटर की जरूरत होगी तो ये हमारे साथ मौजूद है, ये भी हाजिर है। और परफेक्ट, आपकी शादी भी एक जबरदस्त प्लान हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो ऑडियो भी हमारा कैसा बन जाएगा, लिरिक्स कंपोजिशन टोटली चीजें सारी कुछ शादी के जो गाने बजेंगे वो नासिर के होंगे, सारे गाने आपके बजेंगे जी वहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट हो गया। मैं भी आ जाऊंगी यार, थोड़ा सा मैं भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अच्छा अली हैदर, ये बातें भी साथ साथ चलेंगी। कुछ रियलिटी है जिन पे हमें बात करना बड़ा जरूरी है ताकि चीजें ठीक हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जब देखा कि काफी लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है, वो जल्दी खत्म नहीं होने वाला, तो ऑनलाइन क्लासेस में बेसिकली पहले प्रॉब्लम आई क्या जब उन्होंने कहा कि जी जूम ऐप है, इस्तेमाल कीजिए, टीचर आपके यहाँ अवेलेबल होंगे, आप तमाम लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन करना और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ताकि पढ़ाई का हर्ज ना हो, तो प्रॉब्लम क्या थी ऑनलाइन में? सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि चूंकि एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, बच्चों को आइडिया नहीं था, स्टूडेंट्स को उन्होंने आज तक पहले इस तरह वर्चुअल क्लासेस ली जरूर थी लेकिन एक आध, लेकिन चूंकि जब पूरी दुनिया ही आपकी नेट पे चल रही हो और इतना बर्डन हो जाए, तो मैं समझता हूँ आप देखें सबसे पहले जो इश्यूज थे ऑनलाइन क्लासेस में वो ये थे कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, देखें इसके अलावा हल भी नहीं था ना। ऑनलाइन क्लासेस से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस से प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। जो इश्यूज थे हम चाहते थे उनको रिजॉल्व कर लिया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए। देखें पॉलिसीज का फुकदान था मेरा ये मानना माजरत के साथ कि हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए थी। अच्छा, प्रॉब्लम से अगर जिक्र किया जाए, पहली प्रॉब्लम सबसे पहले क्या फेस करनी पड़ी? सबसे पहली प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि इंटरनेट की सहूलियत नहीं थी। जैसे कि इतने हैवी पैकेज लगाए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट पैकेजेस सारे खत्म कर दिए गए, ठीक है। मैं शकरगर से आगे गांव से वाबस्ता हूँ जहाँ पर 2G आता है, मैं बॉर्डर एरिया से वाबस्ता हूँ। इसी तरीके से इंटीरियर सिंध की बात की जाए, इसी तरीके से फाटा की बात की जाए, इसी तरीके से कश्मीर की बात की जाए, इसी तरीके से तमाम जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं इनकी बात की जाए, तो आप देखें आपकी कनेक्शन का जी बिल्कुल मेजोरिटी आपकी यूनिवर्सिटीज के तलबा और तलबात वो हैं कि जो आपके आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, ज्यादातर। और ये वो बच्चे थे कि जिनके मैं समझता हूँ कि जेन्युइन मसले थे, उनको ये इश्यूज हो रहे थे, तो वो कहना चाह रहे थे कि हमारे इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा ठीक है, नेट इशू आया, उसके बाद क्या इशू देखने में आया? उसके बाद ये इश्यूज बच्चों को मेरा ये मानना था कि ऑनलाइन क्लासेस, देखें लाहौर जैसी सिटी, इस्लामाबाद जैसी सिटी, इन सिटीज में फिर भी 3G 4G आता है और बच्चे क्लासेस ले लेते हैं और थोड़ा बहुत कोई 45 मिनट की क्लास कर लेते हैं। तो इन तमाम दूसरे इलाके के जितने भी बच्चे थे, मैं ये माजरत के साथ एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि जब यूनिवर्सिटीज़ तमाम 20,000 बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है कि ये फलां बच्चा फलां डेट पे फीस सबमिट नहीं करता, तो ये किस तरीके से इसको जो है ना वो दोबारा से एक्सटेंड डेट हो जाती है, लेकिन बच्चा फिर करवा लेता है, लेकिन उसको एक वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इसी तरीके से उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ इन बच्चों का भी ख्याल करें जो कि तमाम इन इलाकों से वाबस्ता हैं, जिनके पास सहूलत नहीं है इंटरनेट की। तो हुकूमत वक्त से ये इल्तमास करते हैं कि स्टूडेंट पैकेजेस जो है ना वो ओपन किए जाएं ताकि इन तमाम स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलें। ये जो आपके हाल है, जो आपका मुस्तकबिल है, जिन्होंने कल को आपका नाम रोशन करना, पाकिस्तान के दर्शिंदा सितारे हैं, तो इनके लिए स्टूडेंट पैकेजेस एक तो ओपन किए जाएं और इन तमाम जितने भी बच्चों का मैंने जिक्र किया जिनके पास इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं थी, इन बच्चों के लिए मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू थोड़ा सा बंदोबस्त किया ज्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी नेट आ रहा है तो एटलीस्ट आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप पूरा लेक्चर सुन सकते हैं और रिपीट पे भी सुन सकते हैं, आपके लिए नोट्स भी बन जाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त आइडिया लिया हैदर ने। जी प्लीज मैं कुछ कहना चाहूंगी, यहाँ पे स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर को सुने,
टीचर मैं क्लासेस लेती हूँ जूम पे, तो मुझे आइडिया कि कुछ बच्चे सो जाते हैं, लिटरली सो जाते हैं, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं होती, ऑडियो ऑन नहीं होती, देखने में बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको हम लोग नहीं कर सकते थे ऑनलाइन जी, सेमेस्टर ब्रेक देना आई गेस ज्यादा इजी था इस टाइम पे, क्योंकि मेरा खुद एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक टीचर भी अनाउंस नहीं हुए और सेमेस्टर हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा, ये जो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। अभी जैसे उन्होंने एक दो चीजें हाईलाइट की है कि स्टूडेंट की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब वक्त ऐसा है कि हमने कंप्रोमाइज करना है। मैं फिर भी ये समझता हूँ कि मार रोड की सड़कों पे एक शख्स रहता है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, जिनको सलाम पेश करता हूँ मैं, HEC के मिनिस्टर राजा यासर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम तलबा के मसाइल को हल करके पहले तो सुना। उन्होंने कहा कि आप एक टेबल पर आए, हम चाहते हैं कि जी बिल्कुल आप हमारे बच्चे हैं। और गवर्नर पंजाब भरमला ये जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो तमाम बेटियों को अपनी बेटी कहते हैं, तमाम बेटों को अपना बेटा कहते हैं और तमाम पंजाब भर के बच्चों को कहते हैं कि जी मेरे बच्चे हैं। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बच्चे समझते हुए सबसे पहले तो हमारी बातों को सुना और फिर उन्होंने एक अमली जामा ये पहना दिया कि उन्होंने रिटर्न डॉक्यूमेंट के जरिए से उन्होंने लिख के तमाम पंजाब भर की तमाम प्राइवेट तो सरकारी जामियात में नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि फीस की बुनियाद पे किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से ना तो निकाला जाएगा ना उसके सेमेस्टर को फ्रीज किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम था और इंशाल्लाह के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मायदा ने एक प्रॉब्लम जो बताई है स्टूडेंट की तरफ से भी, अली हैदर, इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। नॉन सीरियस बिहेवियर जैसे आपने जिक्र किया कि तमाम लोग हम एक ही सांचे में नहीं डाल सकते ना, उसी तरह तमाम स्टूडेंट्स का भी बिहेवियर नॉन सीरियस था। वो ये वही स्टूडेंट है जो क्लास में भी नॉन सीरियस बिहेवियर अपनाते हैं, ये वही लोग हैं जो ऑनलाइन भी बैठ के करते हैं, जिनकी वजह से दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम आते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ एंजॉयमेंट करना ठीक है, अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी में ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्कूल सिस्टम कर लीजिए, डर के रहिए, हर चीज कीजिए, लेकिन जब वक्त है पढ़ने का उसको भी यूटिलाइज और बाकी मैं समझता हूँ जैसे मैंने अभी आगे आगाह किया कि जब नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से तमाम जामियात में जारी किया गया फीसिस की बुनियाद पे, एक ऑनलाइन के इश्यूज तो थे, लेकिन उनको भी उन्होंने कोशिश की उस नोटिफिकेशन में कि इंशाल्लाह हम स्टूडेंट पैकेजेस को ओपन करेंगे, इंशाल्लाह हम इस एक पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी के तहत इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि तमाम बच्चों को जो इनके इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने फीसिस के मामले में ये कहा कि कोई भी जामियात जितनी भी पंजाब भर के हैं वो जो टैक्स हुआ होते थे वो नहीं होंगे, जी बिल्कुल। उन्होंने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि सिर्फ ट्यूशन फी ली जाए और तमाम लाइब्रेरी फंड, बसेस फंड, लैब्स फंड, ये तमाम जितने भी फंड्स हैं उनको खत्म किया जाए। चूंकि आपके जो बच्चे हैं, जब आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो देखें तमाम कारोबार बंद है, पूरी दुनिया बंद है, तो बच्चे नहीं भी दे सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो सूरत हाल है उसमें तमाम बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास लोग ज्यादा पढ़ने के लिए आए होते हैं और जैसे कि आपने अली हैदर जिक्र किया कि दूसरे एरियाज के लोग ज्यादा आते हैं, जाहिर है उनका एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है ना, हॉस्टल का, खाने का, कन्वीनियंस का, जाहिर आप लोकल ट्रैवल करें फिर वहां पे भी जाके तो काफी ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। और ये बड़ा अच्छा है आइटम, मेरा भी दिल करे मैं दोबारा एडमिशन ले लूं, क्योंकि अगर सिर्फ ट्यूशन ही फी देनी है आपने तो आप ही नहीं सकते ना सिर्फ मेरे साथ दोबारा से एडमिशन, तो आप दोबारा से भी एडमिशन ले सकते हैं। जी ईमान से बात करेंगे। ईमान, आपने शूट के बारे में बात की तो खुश है, मुतमईन है, घर वालों ने वैसे अलाउ कर दिया था मॉडलिंग के लिए? थोड़ा मसला आता है ना, मसला ऐसी बात है स्टार्ट में ही कि अच्छा टाइमिंग का इशू बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि जाहिर आपके टाइम लेट नाइट भी शूट्स हो रहे होते हैं, तो बस वो एक इशू होता था, कॉल्स आ रही होती थी, फिर वो जल्दी में क्या करे, मतलब फिर वो जल्दी में वो वर्क नहीं हो पाता, तो इसके लिए बहुत रिलैक्सेशन चाहिए होती है। भी होते हैं, बेटी परेशान है जाहिर है, लेकिन आप तो मुतमईन हो गई होंगे ना कि आप तो काम कर रही है माशाल्लाह से। काम कर रही हो तो अब ये है कि अब तो अकेले ट्रेवल भी कर लेती हूँ। ये है कि स्टार्ट में तो एकदम डरी बच्ची थी मैं, हर चीज से डरती थी, छोटी सी बच्ची लग रही है मुझे, वो छोटी सी। तो फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजें सीखती गई, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी चीजें तो अब घर वाले भी मुतमईन हैं, खुश हैं आपसे? शूट्स देखे उन्होंने आपके जो आपके स्टार्ट वाले? शूट्स देख के तो कोई बिलीव ही नहीं करता है कि मेरे ही शूट्स हैं। वो तो अक्सर मीडिया के लोगों को देख के कोई भी नहीं करता, जब हम उनसे मिलते हैं वो कहते हैं भाई आप स्क्रीन पे तो बड़ी प्यारी आ रही थी, अक्सर ऐसा होता है। नहीं असल में ना हम लोग ये मेकअप और ड्रेसिंग करते हैं तो हम ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हाँ लुक चेंज हो जाते हैं, एज से काफी ज्यादा लगते हैं, कहते हैं यार वो पिक्चर में तो कोई बड़ी थी, आप तो छोटी सी हो। हाँ तो
हमेशा भाई पहले लाइव मिले, उसके बाद पिक्चर्स देखें, जब भी कोई रिश्ता कराएं, चाहे लड़की हो या लड़का मॉडल हो या कोई एक्टर एक्ट्रेस चीजों पे भी लाइव पहले मिल लीजिए, उसके बाद फिर जनाब आप, अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। आपके साथ कभी हुआ है कि भैया हमने आपको टीवी पे देखा था तो आप बड़े अच्छे लग रहे थे, लाइव में और भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी? बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि हम एक्टिविटीज करते रहते हैं ना, सोशल काम भी करते हैं, यूथ के हवाले से भी काम करते रहते हैं, तो अक्सर जब FB पे, ट्विटर पे, कहीं पे हमारी पिक्चर्स देखते हैं हमारे दोस्त अहबाब, तो यकीन जानिए वो पिक्चर्स देखने के बाद जब हमें मिलते हैं तो कहते हैं अली यार वहां पर तो तुम क्लीन शेप में थे यार, बड़े बच्चे लग रहे थे, अभी तुम बड़े लग रहे। अच्छा, फिर एकदम से अली सबसे मसला फोन पे भी आता होगा बारी भरकम आवाज में, अस्सलाम वालेकुम जी मैं अली हैदर हूँ, और उसके बाद देखिए आप अली हैदर, आप फोन में बात कर रहे हैं, आवाज वोकल का भी बड़ा होता है ना एक। अक्सर होता है मसला कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, हाँ, तो हमें पता नहीं चलता कि जो नेक्स्ट पर्सन हम मिलेंगे वो होगा कैसे, और जब अक्सर तो ऐसा होता है कि हम लोग शॉक्ड रह जाते हैं यार, हाँ, ये आप भी थे अक्सर, हाँ। मैं सबसे पहली जो क्लाइंट से बात करती हूँ व्हाट्सएप पे करती हूँ वरना मुझे कहते हैं बहुत छोटी बच्ची की आवाज लगती है मेरी कॉल। मेरे साथ एक मसला हुआ था कुछ दिन पहले, जब मेरा गला थोड़ा खराब था, कोरोना की वजह से नहीं था, वैसे खराब हो गया था वेदर चेंज होने की वजह से, तो मैंने फोन उठाया तो वो कहते भाई बाजी से बात करें, बहुत परेशान हुई। मैंने फिर थोड़ी देर बाद ना, मैंने उनको नहीं रियलाइज कराया क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं थी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा जी मैं बात कर रही हूँ, मैंने रियलाइज कराया कि हाँ जी भाई ने बाजी को फोन दे दिया। नासिर आपसे भी पूछना चाहेंगे, नासिर ने अब काफी टाइम हो गया माशाल्लाह, 2 साल 25 दिन आज आपको हो गए सिंगिंग करते हुए। नासिर कितने गाने गा चुके हैं आप अपने? जो मैं रिलीज कर चुका हूँ वो है 4 जी। इसमें फर्स्ट मैंने किया था फ्रंट सीट, और सेकंड पे किया था इको ठोकर, सैड सॉन्ग था जी। फिर मैंने सैड सॉन्ग दिया जिन्ना प्यार, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने 2 मंथ पहले जो दिया है ना, ब्राउन रंग था वो थोड़ा फंकी था, वो जबरदस्त। उसकी वीडियो मैंने चंडीगढ़ में शूट करवाई थी इंडिया में, जबरदस्त। बाकी मैंने इधर की थी, फिर वो मिक्सअप हो गया। हाँ, वो एक अच्छा सा वो वीडियो बन गया होगा। उसके लिरिक्स भी इंडिया से मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजे थे, जबरदस्त। उन्होंने कहा था कि आपकी आवाज है ना, हमने ये अपने लिरिक्स जो है ना ये आपको सूट कर रहे हैं, ये आपने गाना, ठीक है ठीक है। तो उसका म्यूजिक मैंने दिया था, लेकिन यहाँ पे पता क्या बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो बंदा अच्छा गाता है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। मैं यकीनन जो मैंने फर्स्ट सॉन्ग बनाया था ना उस पे 3 लाख रुपया मैंने लगाया था स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट 3 लाख रुपया, बड़ी एक्सपेंसिव वही वीडियो बनती है, बहुत एक्सपेंसिव। तब मेरे पास स्टूडियो नहीं था और किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, खुद से किसी ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि कोई भी स्टूडेंट है, सब के लिए है कि यार कोई बंदा मेहनत कर रहा है, उसके नीचे एक बंदा कमेंट्स कर देता सुन के या लाइक कर देता यार कि आपने अच्छा काम किया है, उससे ये एनर्जी बढ़ती है बंदे की कि मुझे बड़ी जरूरी है जी एक सिंगर के लिए, किसी एक्टर के लिए। उसके बाद फिर मैंने जो नेक्स्ट मैंने सॉन्ग दिया उसका 4 लाख बजट था, वो मैंने इंडिया से लॉन्च करवाया प्रॉपर, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया मुझे कनाडा से, इधर उधर, उससे मुझे काफी शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे बहुत ज्यादा बचा लिया आपको। तो लेकिन यहाँ से नहीं मिला मुझे, यहाँ से फिर भी नहीं मिला। मतलब कि यहाँ पे लोग अप्रिशिएट नहीं करते, दाद नहीं देते, साथ नहीं पंजाब से, कनाडा से, बाहर कितने भी सिख बरादरी या ये पंजाबी भाई हैं जितने भी हैं, ठीक है, इन्होंने मुझे मैं जो जर्मनी वाला सेटअप है वो भी वहां से बना। जबरदस्त, वेरी नाइस। वो एक इंडियन लड़का है, रिकी इंडिश उसका नाम है, उसके साथ मेरी वो पार्टनरशिप है। जबरदस्त। अच्छा नासिर, यहाँ पे थोड़ा मसला आता है कि जो टैलेंट उनको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। देखो ऐसे आता है, मतलब कि अगर कोई जा रहा है ना फेम में, तो हम लोग उनको पॉजिटिव कमेंट्स देने के बजाय हम लोग नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। अच्छा, आपके साथ हुआ ये प्रॉब्लम? ये बहुत होता है। हाँ, ये बहुत होता है मेरे साथ, क्या तकरीबन हर लड़की के साथ, मतलब कोई डिसाइड हुई कभी ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ये काम? बहुत डिसाइड हो जाते हैं, बहुत डिसाइड हो जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं मिलते। जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल की जरूरत होती है, बहुत मुश्किलात उनको होती है, और जो थोड़ी सी रंगबाजियां लगाने वाला होता है ना, वो 2 मिनट में यकीन जाने ऊपर पहुंच जाता है। उनका टाइम भी कम। लेकिन ये है कि जो बंदे काम कर रहे हैं ना, जो पुराने, उन्हीं को वो दोबारा ले आते हैं, जो नए बच्चे उनको टैलेंट बहुत ज्यादा है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म क्यों है हर डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली म्यूजिक इंडस्ट्री या किसी और डिपार्टमेंट में भी, तमाम लोग में, इवन के एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म देखने में आ जाता है। इस बारे में बात करेंगे हम आपको छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले हमारे साथ नासिर मौजूद है, इनकी खूबसूरत आवाज में एक गाना सुनेंगे और फिर ब्रेक से वापस आके
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी मायदा, अली हैदर, ईमान और नासिर मौजूद है। नासिर ने ब्रेक से पहले इतना ज़बरदस्त गाना गाया है, इतना मज़ा आया है। नासिर, इस गाने के बारे में बताइएगा कि आपने खुद लिखा ये गाना? जी, ये मेरा थर्ड सॉन्ग था, मैंने खुद लिखा था। ज़बरदस्त। कंपोज भी खुद किया जी। तो अब मुश्किल नहीं होती मुझे, मतलब एक वक्त में गाने को कंपोज करना, लिखना और उसको फिर गाना? नहीं, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ 뮤직 ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾ ਸੀ ਨਾ 뮤직 ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਦ ਤੂੰ ਗਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ खराब करना। अच्छा, ये जरूरी है कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं कि आपके खानदान में भी कोई सिंगर हो, अगर आप होस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी फुफ्फो या आपकी खाला भी होस्ट हो? पहली गल तो है कि वो कहते हैं कि यार तू कद तू आ रहा है, अच्छा तू गाना है। मसला है कि आ क्यों रहे हैं? हाँ, पहले जुगता मारनी शुरू। मैं बेसिक फैसलाबाद हूँ। कहते यार तेरी आवाज चंगी, बसा च मंगया करो। ले बंदा पूछे मतलब ऐसी बातें करते हैं आगे। हाँ, कहता तेरा की काम है। मैं कहा यार की तेरे बाप दी जगीर आ, मैनू रब ने आवाज दी आ, टैलेंट आ मेरे को। अगर मैं वधिया गा रहा तू काम कर। फिर 6-6 महीने मैनू पिछे लाया उन्होंने कि इंज करो, पैसे लाओ, इंज करो, वो करो। फिर भी गाना उन्होंने नहीं किया। फिर मैं कहा इस तरह नहीं होना। फिर मैं थोड़ी स्टडी की ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 뮤직 ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਗਾਣੇ ਰੈਡੀ ਪਿਆ ਆਡੀਓ, जिधर च एकदम वीडियो कर लिया ते कल परसों। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक नासिर, जो आपके नए गाने आने वाले हैं इंशाल्लाह उतने ही हिट होंगे, बल्कि जितने आपके हुए उससे ज्यादा होंगे और उससे ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग भी होगी, क्योंकि आप जो दूसरे लोग हैं उनको भी आगे लेके आना चाहते हैं। और जब आपका ये जज्बा और आपकी ये नीयत हो ना, अल्लाह ताला वैसे नवाजता है। मेरी कंपनी है यूबीट ते मैं सारे ਜਿਹੜੇ अच्छे ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ फ्री ऑफ कास्ट आ। लिरिक्स भी, कंपोजिशन, म्यूजिक, वीडियो, टोटली फ्री। बस आपने गाना है अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। बल्कि ये उनकी फायदे की बात है कि आप प्रॉपर उनको प्रमोट कर देंगे। कोई मेल आ, फीमेल आ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ नहीं। जबरदस्त, वेरी नाइस। और ईमान से ये भी पूछेंगे, ईमान, क्रिटिसाइज अगर किया जाए, तनकीद का निशाना बनाया जाए, अगर उसमें इस्लाह हो तो काफी हद तक बेहतर है। जैसे आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे, आजकल टिकटॉकर्स को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो क्या कहती हैं आप? टिकटॉक बनाती हैं पहले तो मुझे? कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हर चीज के पॉजिटिव चीजें भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो क्या ख्याल है आपका? जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है उतना करना चाहिए, उससे कम करना चाहिए, उससे ज्यादा भी करना चाहिए? एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ना हमारी जो जनरेशन है वो खुद ही प्रमोट करती है, और अगर कोई आगे चला जाता है ना तो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा उस पर उठ जाते हैं। यार ये कैसे हो गया, ये कैसे कर लिया, ये वो ये। टिकटॉक तो तकरीबन हर ही लोग बना रहे हैं ना, सभी बना रहे हैं, तो अगर उसमें से कोई एक अगर चूज किया जा रहा है तो शायद उसकी स्किल्स होंगी वो। हाँ, तभी तो। हाँ, और आपकी लक भी बड़ी मैटर करती है, जाहिर है। तो ये तो उस पे कमेंट्स करना, उसको बुरा बोलना, उसको कहना, इससे कुछ नहीं होता। उसने जाना है आगे तो वो जाएगी। ये उसको उसके रब का करम है कि उसने अपनी मेहनत की है और इसकी वजह से ही वो आगे जाए। लेकिन ईमान, आपने ये नहीं देखा, ये जब से टिकटॉक आया है क्रिटिसाइज करना ज्यादा शुरू कर दिया लोगों ने, सोशल मीडिया पे ज्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं। पहले भी होती थी अगर आप कोई काम करते हैं तो, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। और शायद आपस में ही वो लोग कर रहे हैं जो जिनके फॉलोअर्स ज्यादा है ना, जो टॉप 10 में है, ये फॉलोअर्स तो आपस में ही कर रहे हैं। वो जिसके थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर सही हो जाता है, जिसके थोड़े कम हो जाते हैं तो फिर वो ज्यादा वाले से मसला होता है। कुछ ग्रुप है, कोई नवा बंदा ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, ऐ कतू आ रहे आगे साडी गैंग बनी हुई है। अली हैदर क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अली हैदर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि 50-50% बात करूंगा। हाँ जी, ठीक है। देखें, अगर अच्छा काम है तो हम अप्रिशिएट करेंगे। देखें, अगर एक्टिंग के हद तक अगर कहा जाए ना, तो चले हम मानते हैं कि अगर वो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं तो ठीक है, उसकी हद तक मुनासिब है। लेकिन जब आपका पूरे पाकिस्तान का मीडिया अवेयरनेस चला रहा हो, जहां पर आपका हुकूमत वक्त अवेयरनेस चला रही हो, तो वहां पर आप टिकटॉकर से अपनी इस वबा और कोविड-19 सिचुएशन की अवेयरनेस चलाएं, तो जिन्होंने तमाम इस तबके की नहीं सुनी तो टिकटॉकर्स की कहाँ सुनेंगे। मैं ये समझता हूँ कि टिकटॉकर्स जो हैं
हम हर एक को नहीं क्रिटिसाइज करना चाह रहे, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ 50-50% के टिकटॉक का बहुत नेगेटिव यूज भी किया जा रहा है, ठीक है, और जिसका हमारे आने वाली नौ नस्ल और मौजूदा जो हमारे बच्चे हैं उन पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है, ठीक है। और ये एक मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्री है जिसके ऊपर इन तमाम टिकटॉकर्स को भी सोचना चाहिए। अच्छा अली हैदर, इसमें एक चीज है, जैसे यूथ एक दूसरे को प्रमोट करती है ना, जी बिल्कुल, हम बार बार जिक्र करते हैं 64 to 65% हमारी यूथ है, बड़ा एक अहम किरदार आया हमारी इलेक्शंस में, हमारी हर तरह की कंपेन हो, जल्जले हो, डेंगू हो, आपका वायरस हो, यूथ ने बड़ा काम किया, बड़ा प्रमोट किया, इसमें कोई शक नहीं, हमें अप्रिशिएट करते हैं इन तमाम लोगों को जो लोग आगे आए। लेकिन द थिंग इज कि अगर टिकटॉक में टैलेंट है, वो निकल के सामने आ रहा है, आप उनको करे और आपस में ही लड़ी जा रहे हो। अब बहुत सी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड सारी, उसमें क्या होता है, अच्छा हीरो आता है या अच्छी हीरोइन आती है तो लोग पसंद करते हैं, आपस में बैठते भी हैं, अवार्ड शोज भी होते हैं, अच्छे से उनके एक दूसरे से होते हैं, ये लोग आपस में लड़ते नजर आते हैं, सब्र खत्म हो गया, एग्रेसिव ज्यादा हो गए हैं। आई डोंट नो किस चीज की जल्दी है, शॉर्टकट क्यों चाहिए, शोहरत हर किसी को क्यों चाहिए, हर किसी को क्यों फेमस होना है? मेरे ख्याल से तमाम लोगों को हक अदा करना चाहिए और पाकिस्तानी बासी होने के नाते अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। और इन तमाम टिकटॉकर से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और यही करूंगा कि अपने हिस्से का दिया जलाएं और अपनी आने वाली नौ नस्ल के लिए कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आएं अपनी टिकटॉक के जरिए से ही कि आप उनको एक मुस्बत और अच्छा पैगाम आप उनको दे सकें, और एक अच्छी, मैं समझता हूं कि आप उनको उनकी जो है मेंटली तौर पे उनकी ग्रूमिंग कर सकें इस टिकटॉक के जरिए से। देखिए, जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और वो आप बन चुका है और उसकी इतनी फेम और इतने फॉलोअर्स उसको मिलते हैं उस बच्चे को, तो मैं समझता हूं उस बच्चे को थोड़ा सा अपना हक अदा करना चाहिए। इस पाकिस्तान का बासी होने के नाते, जिस पाकिस्तान ने तुम्हें एक शनाख्त दी, जिस पाकिस्तान ने हमें हमारे आबाद को एक शनाख्त दी, तो मैं समझता हूं कि हमें तरबियत करनी चाहिए और हमें ये तसव्वुर करके जाना चाहिए हर जगह कि मैं तरबियत हासिल करने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल, टिकटॉक पर आते हैं तो तरबियत हासिल करें। बिल्कुल, माइदा क्या कहेंगे इस बारे में? माइदा, अगर आप अपने बिजनेस को या अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी ऐप है, बड़ा जबरदस्त लोग आपको फॉलो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखते हैं। सिंगर अगर अपने गाने डाल रहे हैं, या डिबेटर्स अपनी स्पीच डाल रहे हैं, या मॉडल अपनी शूट्स डालनी है, या एक्टिंग की चीजें डाली, होस्ट अगर वो करे, ये जो भी आपका एक स्पेसिफिक टैलेंट है जिस भी डिपार्टमेंट में, अगर आप कोई इवेंट्स करा रही हैं तो आप अपने इवेंट्स की जो आपका डिकोर है आप उसको करें तो किसी हद तक बड़ा एक अच्छा है, प्रमोशन बड़ी जबरदस्त हो सकती है। लेकिन आपको नहीं तो जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, हमने वो एक बना लिया हुआ है क्राइटेरिया, हम उसकी के अंदर रह रहे हैं, हम वहां से निकलना ही नहीं चाह रहे। एक्चुअली बात ये होती है, जब आप फेमस होना चाहते हैं ना तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है पब्लिक फिगर। आप कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पे रजिस्टर्ड होंगे तो वो पब्लिक फिगर है, नॉट आपकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है उसके लिए। उसके अंदर दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, आप पॉजिटिव को भी सराहें और नेगेटिव को भी सराहें। आप पब्लिक फिगर है तो पब्लिक क्या देखना चाहती है ये पब्लिक के ऊपर है, ये आपके ऊपर नहीं है कि आप उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएं। ठीक है। अब चीज ये है कि टिकटॉक की अगर बात करें उसमें एक्टिंग स्किल्स हैं, नो डाउट, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जो बच्चे बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, जो इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं निकल के, उनको क्यों नहीं चांस दिया जाता? उनको क्यों पीछे रख के सिर्फ उन लोगों को उठाया जाता है जो सिर्फ टिकटॉक पे एक वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? मेरे बहुत से दोस्त हैं जो थिएटर कर रहे हैं, जिनका अपना थिएटर है पंजाबी यूनिवर्सिटी से, वो जबरदस्त थिएटर कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनकी एक्टिंग देख के आपको ये फील नहीं आएगी कि ये स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोफेशनल्स को इवन आप थिएटर पे खड़ा कर दें वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थिएटर का जो बंदा है ना वो उसको पता है कि फौरन से रिएक्शन आ जाए, अच्छी और बुरी बात पे रिटेक नहीं है, मेरा वोकल कैसा होना चाहिए, मुझे कितना लाउड बोला, उनकी रिहर्सल बकायदा होती है एक थिएटर की, और आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। मैंने एक थिएटर देखा जो आई गेस 14 अगस्त के आसपास ही था पिछले साल, वो एक मेरा दोस्त है, सत्य नाम है उनका, उनको लाइंस कुछ शायद बीच में मसला हुआ, जो उनकी फीमेल स्टार थी साथ वो भूल गई, उन्होंने उस चीज को इस तरह से कवर अप किया कि ऑडियंस को फील तक नहीं हुआ। इसको कहते हैं आर्टिस्ट, इसको कहते हैं कि आप असल मानों में कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल माइदा, वैसे भी बहुत से हमारे बच्चे हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें अली भी शामिल है, बहुत अच्छा काम करे, सोशल वर्कर बड़े जबरदस्त हैं, कोरोना में बड़ा जबरदस्त काम किया, मेरा ख्याल है उन लोगों को भी आगे लेके आना चाहिए, उन्हें भी प्रमोट। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं वही बात कर रही हूँ, अगर हम जैसे टिकटॉकर्स की बात करें, पाकिस्तान की एक मूवी थी सुपरस्टार,
उसमें भी अगर आप देखें थिएटर और फिल्म स्टार में प्योर डिफरेंस दिखाया गया कि फिल्म वाला बंदा थिएटर नहीं कर सकता, लेकिन थिएटर वाला बंदा फिल्म में जाते ही बनवा लेगा। फिल्म ड्रामा लाइव करवा लें, आप उसे रिकॉर्ड करा लें, आप चौराहे पे खड़े होकर उनसे एक्ट करा लें, वो एक्ट कर सकते हैं। और उनके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। इवन जो ड्रामेटिक्स क्लब होते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो स्ट्रीट आर्ट कर रहे हैं, और जो बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ उन लोगों के पास बहुत टैलेंट है, उनको प्रमोट करना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। और दूसरा, थोड़ा सा टिकटॉकर्स को अपने बिहेवियर पे काम करने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल फेमस हो चुके हैं, अब उन्हें चाहिए, जैसे नासिर बार बार जिक्र करता है कि जी जूनियर्स आए, हम उनको लेके आते हैं। पेशेंस रखिए अपने अंदर, सब्र रखिए, दूसरों को प्रमोट करना सीखिए, दूसरों को भी आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि एक जो अजीब सी जंग शुरू हो जाती है ना, उससे बड़ा दिल घबराता है, देखते हैं कि हमारी यूथ कहाँ जा रही है। ऐसे ही है, अपने बड़ों से सीखते हैं, और ये सीखने सिखाने का मतलब सारी जिंदगी जारी सारी रहते हैं। बिल्कुल ऐसे छोटे बड़ों को सिखाते हैं, बड़े छोटों को सिखाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो टिकटॉकर्स की बात की जा रही है, जैसे भी आप भी आगे बात कर रही थी कि क्यों ये ऐसा नहीं है कि ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं थोड़ा सा अपना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम लोगों को अपने माइंड को, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए इनको प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ना, तो फिर आपको पता लगता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपके मेंटली तौर पे आपकी ग्रूमिंग होती है, आपके कैरेक्टर की ग्रूमिंग होती है। मेंटली और फिजिकली तौर पे तैयार हो जाएंगे कि अब आपको किन चीजों को फेस करना है। फेमस होना या शोहरत सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप एक मॉल में जा रहे हैं, 10-12 गार्ड्स आपके आगे पीछे, आप लोगों को पीछे करें तो आप हैप्पी हैं। इससे बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल करिए, फिल्म में आए, ड्रामे में आए। अगर आप में टैलेंट है, हम तमाम लोग आपको प्रमोट करने वाले, बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। तो काइंडली जो एक अजीब सी जंग है ना, जो बहुत, मैं बोल नहीं सकती, बहुत सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वहाँ पे, वो ना कीजिए। वो लोग आए जो टैलेंटेड है, जो अच्छे सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, अच्छे कॉमेडियन है, बड़े जबरदस्त भी वहाँ पे। और पाकिस्तान के आप देखें, अगर 64% यूथ है, तो आप पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में देखें तो टैलेंट भरा पड़ा है। टैलेंट बड़ा है, क्या बात। तो इतना अंधा टैलेंट है कि हम बता ही नहीं सकते। अली हैदर, आप में भी बड़ा टैलेंट है माशाल्लाह। जो एरिया से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से आए, गोल्ड मेडल मिला, टॉपर भी रहे, और हर एक्टिविटी में आगे नजर आए। कोरोना में राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो या दूसरों को हेल्प करना हो, कामयाबी की कोई स्टोरी है कि किस तरह से आगे आए? क्या, जैसे ईमान कह रही थी कि जैसे नासिर ने भी बताया कि जी मुश्किलात तो होती हैं स्टार्ट में, वो बार बार जिक्र करते हैं कि मेरा कोई गाना नहीं बनाता था, म्यूजिक नहीं बनाता था, मुझे रिजेक्ट कर देते थे, मुझे जुगते मारते थे। तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी है, किस तरह से आगे आए, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने देखिए, हर काम का आगाज़ बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन रफ्ता 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 फिर आप मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने अपने डिबेटिंग करियर का आगाज़ किया, और स्टार्टिंग में तकरीबन 4 क्लास में था या 5 क्लास में था, और मैंने जब रोस्टम पर जाना और मेरे सामने तकरीबन 400-500 तलबा होने, और मैंने वहाँ पर जाके बड़े जोशीले अंदाज में तकारीरें करा करनी, तो कुछ लोग, क्या बहुत सारे लोग सराहते भी थे, और उनमें से वो बहुत सारे वो भी लोग थे जो सिर्फ ये कहते थे, यार इसको तो बोलना ही आता है, यार ये सिर्फ बोलता ही है, यार ये करता क्या है, भाषण झाड़ देता है बस। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ ने मुझे बहुत मजबूत किया, और जब तक आपकी मुखालफत नहीं होती, आप अपना दुश्मन पैदा नहीं करते, तब तक आप मजबूत नहीं होते, तब तक आप मैदान में नहीं आते। और आपको पता चलता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मायदा, दुश्मन में बराबरी का हो ना, अगर डिबेटर्स को क्रिटिसाइज करने वाला हो ना, कोई उर्दू दान हो, कोई शायर हो, यही तो क्रिटिसाइज करेंगे तो समझ आएगी कि वो अली हैदर को करे और अली हैदर को। यही तो प्रॉब्लम, जैसे वो कह रहे थे कि सिंगिंग को सपोर्ट नहीं किया जाता, जिस तरह हमारे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता, उनको खुद ही नहीं पता कि चीज क्या है, वो किस चीज के ऊपर क्या बोल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियो एडिट कर रहा है ना, तो कहते हैं नहीं यार इसको ऐसे होना चाहिए था। अरे भाई, आपको पता ही नहीं है वो वीडियो किस सेंस में बनी है। जो परफेक्ट चीज बना के दे दी जाए ना, हमारी जनरेशन का मसला है कि वो उसमें ढूंढेगी, अच्छा वो उसमें जो परफेक्ट चीजें होती है ना, वो नहीं ढूंढेगी, हम ढूंढेंगे इसको, देखिए यार इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है। अच्छा ईमान, मुझे बताइए कि कराची के लोग भी ऐसे हैं? हर जगह के लोग ऐसे हैं, हर जगह के लोग ऐसे हैं। वहाँ ज्यादा कंपटीशन है, वहाँ मतलब ड्रामा इंडस्ट्री वहाँ पे है, ज्यादा से ज्यादा मीडिया बहुत ज्यादा है वहाँ पर। तो अच्छा, फेवरेट मॉडल कौन से वैसे? ज़ारा आबिद। ज़ारा भी आपको बहुत पसंद है? मेन मॉडल भी कोई अच्छा लगता है? बिग मॉडल में
मुझे असल में मेरी जो एक थी ना माइंड में कि मुझे इस जैसा करना है काम, तो वो ज़ारा आबिदी थी। क्या बात, बड़ी आप एक अपना आइडल जरूर चुनते हैं, हाँ, ठीक है, और फिर आप उसके साथ थोड़ा सा कंपटीशन करते हैं, मैंने इसके लेवल पर जाना है। तो जैसे आगे मैं अभी बात कर रहा था ना कि इस तरीके से रवा दवा हुए, और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी के अंदर एक तो मेरे मुखालफिन का बहुत किरदार है, और जो सबसे ज्यादा कलीदी किरदार है, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए मेरी वालिदा मोहतरमा को। वो एक टीचर थी और उन्होंने हमेशा कौम के बच्चों की तरबियत की। मेरे वालिद साहब थे, वो एक टीचर थे, उन्होंने हमेशा कौम के बच्चों की तरबियत की। तो दिस वाज द स्पॉट ऑफ माय फादर, प्रे माय मदर, माय फैमिली, ऑल ऑफ दिस माय फ्रेंड। और मैं समझता हूँ कि तमाम वो मुखालफिन जिन्होंने अली हैदर को मजबूत किया, और अली हैदर एक मजबूत बन के उभरा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ के अंदर अगर जज्बा है, हिम्मत है, जुर्रत है, सकत है, फिर कुछ भी कर सकती है। क्या बात है, बिल्कुल। और अपनी जिंदगी में एक चीज ऐड कर लीजिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए उनके कामों में, और आप अंदर से मुतमईन रहते हैं, आप खुश रहते हैं। आप बहुत से कुछ बात कर रहे थे जी। कोविड-19 की सिचुएशन में हमें उन तमाम बच्चों को, उन तमाम यूथ के नुमाइंदगान को हमें सराहना चाहिए जो इस सिचुएशन के अंदर, इस वबा के अंदर वो अपने घरों से बाहर निकले जी, और राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। उन्होंने उन तमाम फैमिलीज के पास जाके ईद की खुशियां मनाई, और उनके बच्चों के साथ खुशियां मनाई। मैं यकीन जानिए, बड़े वसूख से कहता हूँ, जो शख्स जिसकी नीयत साफ होती है, और जो मैं जैसे अभी आगे बात कर रहे थे नासिर साहब के, मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर ना इन तमाम हस्तियों की करम नवाजी है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हस्तियां हैं ना, हमें, मैं समझता हूँ कि जरूर उन हस्तियों के पास जाना चाहिए, और अपने हक के लिए भी दुआ करनी चाहिए, और पाकिस्तान की फलाह के लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो ये हमारे मुर्शिदों का हम पे बहुत खास कर्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्हीं की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम इतना अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे सीखते हैं, और वो हम पे एक नजर सानी रखते होते हैं। क्या बात है। और ईमान से एक्टिंग की भी बात करेंगे ईमान, क्योंकि हमारे पास यंग टैलेंट ईमान भी मौजूद है। ईमान, मॉडलिंग से आप फिर शिफ्ट हुई एक्टिंग की तरफ, कोई ड्रामा किया, कोई रोल किया? नहीं, अभी मैं कमर्शियल्स किए, तो अभी इस्लामाबादी कमर्शियल के लिए आई थी। जबरदस्त। तो ये है कि एक्टिंग स्टार्ट बड़ी मुश्किल चीज है। एक्टिंग करना मुश्किल काम है। मुश्किल होता है, जो मतलब कोई बंदा अगर मॉडलिंग तो इजी है बहुत। मुझे मॉडलिंग पसंद भी बहुत थी, तो मतलब एक मेरा माइंड बना हुआ था ना स्टार्ट से, तो मैंने फिर वही किया। मॉडलिंग में ना ये होता है कि आपने अपनी पोजेस देने, आपने अपने आप तस्वीरें बोलती हैं, वो एक बात होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग से ज्यादा मॉडलिंग ज्यादा पसंद है। लेकिन चलो ये भी जाहिर सी बात है, जब आप मीडिया में आ जाते हो ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज में आपको शौक बढ़ता जाता है। हाँ, मेरा शौक बढ़ता गया। अच्छा, तो एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको? मुझे एक्टर्स सारा खान पसंद है। और मेल एक्टर? हुमायूं सईद बहुत पसंद है। जबरदस्त। तो अच्छा, एक्टिंग आपको मुश्किल लग रही है अभी? मुश्किल लग नहीं रही, लेकिन स्टार्ट में लगी थी, मतलब लगी थी, बहुत ज्यादा लगी थी। क्योंकि आपको मॉडलिंग में क्या होता है कि आपको सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करनी है, और वो भी मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ लड़कियां आती हैं, वो सोचती है कैमरा सिर्फ सेल्फी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ईमान एक चीज क्लियर कीजिएगा, मॉडल रिप्रेजेंट कर रही होती है जो वो कपड़े पहन रही है, जो ज्वेलरी पहन रही है, बैग्स के अगर शूट्स है, क्योंकि डिफरेंट शूट्स होते हैं। मॉडल के मतलब क्या कुछ लड़कियां जो बहुत प्यारी थी ना, उन्होंने समझा मॉडल बन सकते हैं। क्या कोई ताल्लुक है आपकी गोरे रंग का या बहुत खूबसूरत होने का, या आपके फीचर्स हैं? हाँ, फीचर्स से होता है ये सारा। असल में पता है क्या इसमें होता है, इसमें भी बड़ी वो नॉलेज चाहिए होती है। मॉडलिंग कोई आसान काम नहीं होता मेरे लिहाज से, क्योंकि ये सेल्फी नहीं है ये कि हमने यूं पकड़ा है कैमरा और ये सेल्फी ले ली, ये सेल्फी नहीं होती है। यहाँ पर बहुत मुश्किल काम होता है। मॉडल्स को भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आपने किस चीज के साथ कैसा पोज देना है, आपको अपनी ड्रेसिंग का कौन सा पार्ट दिखाना है, कौन सा दिखाना है, हर चीज पे बड़ी मेहनत होती है इसमें। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां आती हैं। ये भी ऐड करना चाहता हूँ, हमारी यूथ को ना
थोड़ा सा अपना ज़र्फ और अपनी सोच को वसी करना चाहिए और इन तमाम सेल्फीज और जैसे अभी आप बात कर रही थी इन पिक्चर से बालातर होकर सोचना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए। आगे बार बार हम बात प्रैक्टिकल वर्क की कर रहे थे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ना, आप बाहर निकलते हैं तो आपकी लर्निंग होती है, आपकी ग्रूमिंग होती है, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो मैं समझता हूं कि जहां हम अपनी यूथ को सराहते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, वहां पर यूथ को थोड़ा सा ये भी कहना चाहिए कि यार खुदारा थोड़ा सा अपने ग्रूमिंग करें और प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएं और इन तमाम पिक्चर से बाहर निकलें। ये पिक्चर्स ने आपको कुछ भी नहीं देना, प्रैक्टिकल वर्क ने आपको सब कुछ देना। बिल्कुल ऐसे हम लोग समझते कुछ नहीं है। इवन बच्चे कहते हैं स्टूडेंट लाइफ है, अभी कैसे हम कर सकते हैं? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट थिंग के जिसमें आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, क्योंकि आप जो स्टूडेंट लाइफ में कर सकते हो वो आज शायद आप कभी भी नहीं। डिग्री लेने के बाद आपको सिर्फ आप उस स्टेज पे होते हो जब आपको कुछ कमाना है और अपने फैमिली को सपोर्ट करना है कुछ इस तरह से। और जिस तरह से ईमान बात करी थी, यही वो जी माजरत मैं आपकी बात कर दी, यही वो टेन्योर है यूथ का और यही स्टूडेंट्स का ये टेन्योर होता है 3, 4 साल 5 साल ये डिग्रीज के जिसमें वो अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, अपने अबाउजदाद के लिए कर सकते हैं और खुद का नाम रोशन कर सकते हैं और अपना हक अदा कर सकते हैं और अपने हिस्से का दिया जला सकते हैं। यही वो टेन्योर होता है। उसके बाद फिर उसका प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाता है। जैसे अभी बार बार मैंने कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल की बात करें, फिर वो प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाता है। अच्छा अली हैदर, यही भी तो प्रॉब्लम आती है जब हम डिग्री ले रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि अभी जो हम काम करें बस वही ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहां पे हम प्रैक्टिकली काम तो करना है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस, आपने कभी कोई प्रैक्टिकल काम किया? अगर आप मैथ्स कॉम करें तो कभी कोई ड्रामा, कोई शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है, कैमरा यूज किया है, फिर आप कहते हैं कि जी हमें तो डिग्री दी गई। अब डिग्री होना बहुत जरूरी है, ये हरगिज नहीं है कि डिग्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ स्किल्स, आप अपनी स्किल्स पे काम करें, जो आप में टैलेंट है उस पे काम करें। इसीलिए तो इतनी डिग्रीज पढ़ी है, इतने लोग पढ़े और जॉब्स नहीं मिलते। एग्जैक्टली, ऑल्दो मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, बट स्टिल मैं बहुत सारे चैनल्स में जॉब कर चुकी हूँ, ताकि अगर मुझे कहीं पे अपना एक्सपीरियंस शो करना हो तो मैं कर सकूँ। माहिदा, जहाँ पे आपने कहा ना बहुत ज्यादा चैनल्स में भी काम कर चुके हैं, माहिदा वहाँ पे आपने थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी रखी है, कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमारे साथ मॉडल भी मौजूद है, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे। हाँ, जैसे ईमान बात कर रही थी ना अभी, वहाँ पे मजा आता है काम करने का जहाँ पे आपका खुद का पैशन हो। अगर इनका पैशन मॉडलिंग है ना, तो इनको वो पैसा कमाने में, वो पैसा कमाना नजर नहीं आ रहा, इनको अपना पैशन नजर आ रहा है, उसे मजा बहुत आता है। और जहाँ तक मॉडलिंग की बात है, तो वो एक फ्रेंड थे, उन्होंने किया था। एज सच मैं मॉडलिंग नहीं करती, मेरा सिर्फ अपना काम है कुछ ये इवेंट मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन हाउस जो चल रहा है, बस यही है। फ्रंट कैमरा मैंने सिर्फ एंकरिंग की थी। एंकरिंग करने में थोड़ा मजा है, गपशप करने में, एक्सप्लोर करने में, उसमें मजा है, लेकिन मॉडलिंग नहीं। मॉडलिंग जैसे लोगों का काम है। एक बार ही क्या और कहा कि मेरा नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जिसका काम उसी को साजे, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को, तो वो इन जैसे लोग कर सकते हैं। जबरदस्त। माहिदा, इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करा चुकी हैं, वेडिंग करवा चुकी, कोई जबरदस्ती कोई यादगार वेडिंग तो बताइए जो करते हुए बड़ा मजा आया। मैं कॉन्सर्ट शेयर करूंगी यहाँ पे। प्लीज प्लीज। एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैंने स्पॉन्सर किए थे अपने कुछ सिंगर जी। तो हुआ ये था कि वो था 14 अगस्त का इवेंट, और उस पे वो लोग इस्लामाबाद से लाहौर आए थे स्पेशली परफॉर्म करने के लिए। अब हुआ ये कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने बोला था कि 10 बजे के बाद इवेंट्स नहीं होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा लेट हो रहा था सीन, तो उन्होंने मुझे दिया था पहले 40 मिनट्स कि आपके जो सिंगर्स हैं वो 40 मिनट परफॉर्म करेंगे। ठीक है। देन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, थोड़ा सा मेसी हो रहा है सिचुएशन, तो हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा कि मेसी हो रही है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम 30 मिनट्स कर देते हैं। लेकिन उस पे भी बात, फिर उन्होंने मुझे एंड पे कहा नहीं, आप 15 मिनट करें, उसके बाद बस बहुत है। अब अगर मैं किसी को स्पॉन्सर कर रही हूँ, स्पॉन्सर इज मीन कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिंगर्स दे रही हूँ, सो ऑब्वियसली मेरे सिंगर इस्लामाबाद का कॉन्सर्ट छोड़ के आपके लिए आए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ, फिर उसमें हमने अपनी टेक्निक्स यूज की, हमने अपना बंदा स्टेज पे खड़ा किया, हमने कहा 30 मिनट से पहले कॉन्सर्ट नहीं खत्म होता है यहाँ पे। और जब वो लोग स्टार्ट हुए तो स्टूडेंट्स ने इतना एंजॉय किया कि उन्होंने हमें 40 मिनट से भी ज्यादा टाइम दे दिया। ऑडियंस एंजॉय करी होती ना, फिर चाहे जितना भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर हो ना, कोई किसी की नहीं सुन रहा होता है, उस वक्त सिर्फ ऑडियंस की चलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना पहला इवेंट किया था, अपनी ही यूनिवर्सिटी में किया था, एज अ स्पॉन्सर किया था, और यहाँ पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत 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 थैंक यू बोलूंगी जिसने मुझे इस काबिल बनाया। हाँ जी, मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने ही, मतलब वहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइनर थे, उन्होंने मुझे लोगो डिजाइन करके ये दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने मुझे इवेंट्स दिए स्टार्टिंग के, यूनिवर्सिटी में स्पॉन्सरशिप दी, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बोलने के काबिल बनाया।
मुझे उन्होंने ये दिया कि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जबरदस्त, वेरी नाइस। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग आपके साथ होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनकी वजह से आप आगे आते हैं, फिर आप उनका किसी जगह पे बैठ के जब जिक्र करते हैं, ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि उनको आपको थैंक यू तो नहीं चाहिए, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं या आप उनके बारे में बात करते हैं तो दिल बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर बंदे का और दिल करता है काम करने का। ईमान, आपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में हमें बताया कि जो कौन से फेवरेट है जिन्हें आप देखती हैं। ईमान, स्मार्टनेस का क्या राज है? क्योंकि मॉडल का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही थी या बहुत ज्यादा डाइट की है, वेट कम किया आपने? नहीं, मैं ऐसी ही थी, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप ऐसी और अच्छा खाना शाना सब खाती है? कोई डाइट नहीं? मैं सब कुछ खाती हूँ, हाँ, कोई डाइट नहीं करती। माशाल्लाह, ऐसे भी होता है मतलब कि कोई वेट गेन नहीं करती? ऐसे ही होना चाहिए, वरना मुझे तकरीबन हर कोई आके बोलता है यार तुम्हारे जैसे होना, और मैं बोलती यार मुझे थोड़ा सा मोटा होना है। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा ना हमारी मॉडल्स एक्सरसाइज, जिम, योगा इतने एक्टिव होती है, कई दिन जूस पे गुजारा कर रही है। नीड जो होती है असल में, हम लोग अपना जब ये खाने पीने का सिस्टम आउट कर देते ना, तो जो हमारे ड्रेसेस होते हैं ना वो हमें फिर फिट नहीं आते, फिर वो मसला हो रहता है। तो हमारे पहले से रिक्वायरमेंट आती है कि इस तरह से चाहिए, ये बॉडी चाहिए इस ड्रेस के लिए, तो हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है सारी चीजों की। उस तरह से डाइट में कम खाती है, वो ज्यादा खाना शुरू कर दें कि आपको तो वो आप कह ना मुझे तो असर ही नहीं होता है ना ज्यादा खाने से ना कम खाने से। घर में भी सब स्मार्ट है? नहीं, घर में हाँ सिस्टर्स जो मेरी हैं वो स्मार्ट है, बट मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थी और शुरू से स्मार्ट थी। आई गेस सबके घर में एक बहन ऐसी होती है। हाँ। मेरे घर में भी मेरी एक बहन है जो ज्यादा स्मार्ट होती है। नासिर, आपने जो गाने लिखे उनके बारे में आपने हमें बताया है। अब पाकिस्तान में जो सिंगर गा रहे हैं, जो नए लोग आगे आ रहे हैं, उन्हें आपने सुना? जी मैं सुनदा हाँ, लेकिन पता की गल है, इत्थे हैगी ओही गल सिफारिश हैगी ते तुसी अगे हो, ठीक है जी। ते पाकिस्तान च ते यही चीज़ां है, जेड़ा बंदा वधिया गाउण वाला ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖੁੱਲਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ जब वो लाइव गा रहे होते ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫੜਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਮੂਵੀ ਲਈ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ कुछ बना लिया, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ बेचारा ਨੂੰ टाइम दो। ठीक हो गया, मतलब दूसरों को भी आने का मौका दिया जाए। अली हैदर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, नासिर के कहने का मकसद मैं जहाँ तक समझा हूँ, नासिर भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो हमेशा किसी भी प्रोग्राम में वो जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा उनके सर पे पगड़ी सजाते हैं। हम कहते हैं कि जी ये सारा सेहरा आपके सर सजाया जाता है। तो अब ये वक्त आ चुका है कि हमें अपने बच्चों के, अपने ही बुजुर्गों को, अपने ही बड़ों को, अपनी ही सेलिब्रिटीज को कहना चाहिए मदद करके, और बच्चों के सर पे वो पगड़ी सजानी चाहिए कि अब आपका टाइम है तो आप अपने आप को इस वक्त को यूटिलाइज करें। मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੈਸਟ ਕੈਫੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਲਾਈਵ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਰ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰੇਦਾ ਇਕੱਠੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਲਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ जी, लाओ जी है ड्रामे च गाना आया। ये वही वाला फिल्टर है जो हम लड़कियां वो पिक्चर्स पे लगाती हैं? नहीं, ए म्यूजिक ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ लेकिन ये उसको भी तो इतना ही खूबसूरत बनाते हैं। ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ खुद को पहले ही कह दिया था, लेकिन बॉयज ने भी बड़े फिल्टर लगाए होते हैं, उनके भी स्नैपचैट के फिल्टर्स होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हाँ, दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर आप अच्छा करते हैं, अच्छे का बदला मिलता है, बुरा करते हैं, बुरे का मिलता है। मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो ये डेफिनेटली 100 में से 200% मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ उसका अजर आपको मिलता है। ठीक है। और इकबाल के अशार याद आ गए कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
तो आप अगर आप मेहनत करते हैं ना, आप अपनी लाइफ में अगर आप स्ट्रगलर हैं तो मेरा ये मानना है कि आप जिंदगी में कामयाब हैं। बिल्कुल थोड़ी गल मैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो दिल की गल दस रहा वा, सारे सुनते हैं जेडे जिन्होंने बुरा लग रहा वा उन्होंने को मैं माजरत करदा, लेकिन मैं कह रहा वा कि जो सही गा ना उन्होंने अगे लिया चाहिए वा ते उनको प्रमोट करना होना भी चाहिए वा। नासिर भाई के कहने का मकसद है उन्होंने सुनाने लिए मैं गल करदा हाँ कि यार हक ते ना बोलना चाहिए, जो मेरा हक बनता, मेरे को टैलेंट है अल्लाह ने दिता, मेरा कुछ भी नहीं गा, ठीक है ते ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रगल जो होती है ना, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ से ना अभी 2-4 ਹਜ਼ਾਰ लिखे पे आ पीछे। बिल्कुल वो जो नए लोग आ पाएंगे ना, उम्र मुक जानी नहीं ऐसा कुछ ही होगा। काफी लोग अभी आपके साथ अटैच होने वाले नए आप गाने उनको भी देंगे, उनको भी प्रमोट करेंगे, लेकिन अभी आप हमें एक खूबसूरत सा गाना सुनाइए। जी जरूर प्लीज। बिलो फ्रंट सीट रखी तेरे लई तेनू लाहौर घुमावा मैं, बिलो फ्रंट सीट रखी तेरे लई तेनू लाहौर घुमावा मैं, तेनू ले जावा मैं फोर्ट्रेस नू नाले शॉपिंग करावा मैं, पूरे लाहौर दी आवाम सानू कर दी सलाम, जेड़ा साडियां तू मनदी नहीं आजा लाइव दिखावा मैं, बिलो फ्रंट सीट रखी तेरे लई तेनू लाहौर घुमावा मैं, लाहौर घुमावा मैं। हर कोई फैन मेरा पूरे लाहौर विच ना चलदा, जेड़ी गल विच अड़ जावीए अगू कोई भी नहीं ना करदा, असी शुरू तू नवाब बस आदतां खराब कलाकार भी ओ कॉपी कर दे, जेड़ा साहिल बनावा मैं, बिलो फ्रंट सीट रखी तेरे लई तेनू लाहौर घुमावा मैं, लाहौर घुमावा मैं, बिलो फ्रंट सीट रखी तेरे लई तेनू लाहौर घुमावा मैं, लाहौर घुमावा मैं। साडी जिंद लाहौर साडी जान लाहौर, सानू कहंदे ने लाहौरी साडी वखरी अटो, जदों निकली है करो होंदा गलियां च शोर, इत्थे कोई भी नहीं ऐसा जेड़ा करे इग्नोर, कलाकार फनकार सारे साडे यार साडे जानल सज्जान सारे ही बाजार, कोई रवा उत्ते बैठ के साडा करन इंतजार, उन्हें 10 बिलो जाना ही है करना इनकार, ब्लैक तेरा सूट नाले ब्लैक मेरी कार, आजा बिलो बैजा हुन कादा इंतजार, आ तेनू दिखावा मेरी कार दी रफ्तार, जेड़ा तुने साडे नाल बन जांदा ओ स्टार, जेड़ा साडे नाल रवे बल्लिए ओनू ऐश कराउंदे आ, इन्हां छोटे मोटे खर्चियां तू कदी भी ना घबराउंदे आ, साडी वखरी यारी नाल यार भी म्यारी, जिस दिल मेरा आ जावे उस जिंदगी लुटावा मैं, बिलो फ्रंट सीट रखी तेरे लई तेनू लाहौर घुमावा मैं, तेनू ले जावा मैं फोर्ट्रेस नू नाले शॉपिंग करावा मैं, नाले लाहौर घुमावा मैं। वेरी नाइस, क्या बात है। बिल्कुल चेंज, एक कलाम पहले सुनाया और फिर उसके बाद ये और फिर डिफरेंट गाने, तो फिर फ्रंट सीट पे लाहौर घुमाया? अभी तो गा ही नहीं अभी तक नहीं घुमाया क्यों? गाना अभी तक पहुंचा नहीं वहां तक? नहीं हाले है ही नहीं, मैं तो किसी फ्रेंडली किता सी
इसका मतलब अभी मौका नहीं मिला। कोरोना वायरस भी है ना, अपने लिए मैं सोचा नहीं हो जाए कोई आएगी हाले, मतलब मैं तो बहुत बड़ा काम करना, पाकिस्तान से बहुत तगड़ा काम करना है इंशाल्लाह। लेकिन कोई बात नहीं, उसके साथ साथ अगर फ्रंट सीट पे कोई बैठ के घूम भी लेगा ना तो कोई फर्क नहीं, बहुत अच्छी सोच मिल जाएगी, ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे और ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। जेड़ा मैं काम कर रहा है ना, इतने ब्रेक लग जाएगी। अच्छा मतलब पहले सोच लिया। नहीं वैसे ये है कि जैसे कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये कभी कभी सच भी होता है। सच भी होता है। हाँ। नहीं पापा नु ये काम लिए और दांत नहीं चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, इसके लिए भी। अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक जी। जो आपके 4000 गाने अपने लिखे हुए ना, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं नहीं कंप्लीट लिखे पाया अगे हूं नहीं, जब वो गाना गाएंगे फिर उसकी वीडियो बनेगी, फिर वो चलेंगे आएंगे, जिनको प्रमोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आपकी फ्रंट सीट भी देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक तो फिल हो जानी चाहिए। मायदा ऐसी है। मायदा कॉर्पोरेट के भी इवेंट करवाए आप, बिल्कुल, कैसे रहा है उनके साथ एक्सपीरियंस काम करके? कॉर्पोरेट के साथ बहुत मजा आता है, बहुत वेल एजुकेटेड लोग होते हैं सारे जी, उनके साथ बहुत स्मूथ वे में काम होता है, बहुत सिंपल सी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी। और बेसिकली जो लोग होते हैं ना वो सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले वही होते हैं। जब हम उनके लिए कोई कवाली नाइट रखते हैं या उनके लिए कोई कॉन्सर्ट रखते हैं तो वो उस लिमिट में रहते हुए उस चीज को एंजॉय करते हैं। और बेसिक चीज जो हमें पता लगती है ना वो ये होता है कि तहजीब के साथ भी हम लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत मजा आता है। मायदा फूड अरेंजमेंट पे आप लोग करते हैं, वेडिंग्स पे आप लोग ऑफर कर रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है, मेकअप आर्टिस्ट, खाना सब। लेकिन मायदा फूड का बड़ा एक डिपार्टमेंट बड़ा मुश्किल तरीन है और हैंडल करना शादी पे बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कभी ऐसा हुआ खाना खत्म हो गया और इमरजेंसी में अरेंज करना हो, क्योंकि बैकअप प्लान भी तो होता है ना आपका, हमारा खाने में कोई मसला, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट पूरे काम एक तरफ, खाने का डिपार्टमेंट बड़ा मुश्किल डिपार्टमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। अब खाने का हम लोग ऐसे करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप हमसे एक इवेंट बुक करा रहे हैं 30 पीपल, हम खाना अरेंज करेंगे 50 पीपल, 20 पीपल हमारे अंडर होंगे ताकि खाना खत्म नहीं हो। तो वो खाना हम लोग साथ लेके नहीं जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा खाना है वो हम उन्हीं को देके जाते हैं जिनका इवेंट है। लेकिन हम लोग अपने बैकअप के तौर पे, क्योंकि कंपनी का नाम हमारा है उनका नहीं है, तो वो हम लोग उनको बैकअप के तौर पे पीछे रखते हैं। ठीक हो गया। अगर प्लान्स की बात की जाए तो क्या आप लोग ज्यादा प्लान्स करते हैं? चैलेंजेस कौन से हैं एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो एक लीडर को फेस करने पड़ते हैं अपनी टीम के साथ? अच्छा, इसमें जैसे मेरी कंपनी जो है वो ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रही है, तो मुझे सबसे पहले हर एक चीज को देखना पड़ता है। हाँ जी। अब मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि अगर आपका किचन डिपार्टमेंट है तो आप ही देखो, मैं इसके अंदर नहीं आऊंगी। ऑल्दो अगर इवेंट परसों है, मतलब इट्स नॉट माई ड्यूटी वाला ये जुमला आपके यहाँ यूज नहीं होता। नहीं, मेरा काम ये है कि मैं जहां मर्जी, जब मर्जी, जैसे मर्जी जाके देख लूं, मुझे काम परफेक्ट चाहिए। और काम के टाइम पे थोड़ी सी मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ, बहुत ज्यादा, बल्कि ये वाला फेस नहीं होता मेरा, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला फेस होता है। हाँ, वो जरूरी है, जब आप बहुत जरूरी है, काम ज्यादा। उसके अंदर फिर हम लोग ये करते हैं, अगर फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है या वीडियोग्राफी है, उसके अंदर मैं क्लाइंट से हमारी रिक्वायरमेंट्स पूछ ली जाती हैं कि आपको वीडियो कैसी चाहिए, हाईलाइटेड वीडियो अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो कैसी, और फोटोग्राफी कैसी। तो उसके थ्रू मैं अपने जो फोटोग्राफर्स हैं या वीडियोग्राफर्स हैं उनको गाइड करती हूँ कि आप लोगों को इस तरह से कवर करना है। हम लोग फिल्मी वेडिंग स्टाइल जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि अंदर आपको ये लगता ही नहीं है कि एक ऑर्डिनरी सी वेडिंग थी, वो ऐसे लगता है जैसे फिल्म शूट हुई है, तो हम लोग वो देते हैं। खाने में ये है कि खाना हम लोग जो हमारे क्लाइंट है उनको टेस्ट करवा चुके होते हैं पहले, तो टेस्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारा। दूसरी चीज डेकोरेशन है, डेकोरेशन तो मेरा फेवरेट है, तो फिर मैं खुद वहाँ पे। नहीं, मैं तो यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे आपने डेकोरेशन का भी जिक्र करने लगी, फेवरेट भी है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो पिक्चर्स देख के आपको फरमाइश करते हैं, जी ये सेट बहुत अच्छा है, मुझे इसी तरह का स्टेज चाहिए होगा। लेकिन जब वो काम हो रहा होता है, प्रैक्टिकल तस्वीर से निकल के जब बाहर होते हैं तो चीजें थोड़ी चेंज होती हैं प्रैक्टिकल में। तो कभी ऐसा हुआ है कि एंड टाइम पे कहा कि भाई मुझे ये तो फ्लावर्स चाहिए ही नहीं थे, आपने तो गलत कर दिया है, मुझे तो जो मेरा स्टेज है या मेरा सोफा कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए था? बहुत से अंकल आंटियां ऐसे होती है ना शादियों पे, जो एंड टाइम पे कहते हैं बाजी मैंने नहीं किया, वाला सिस्टम वाला बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली पाकिस्तानी शादियों में ना, जो देसी वेडिंग्स होती हैं। तो ऐसा कभी हुआ कोई बैकअप प्लान? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं जैसे अब परसों अगर इवेंट है तो मैं आज क्लाइंट के साथ जाके उनको एक एक चीज विजिट करा देती हूँ कि ये आपकी चीजें हैं, ये आपका सेटअप होगा, ये सोफा जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये सब कुछ जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे हसल नहीं होती मेरे इवेंट्स के अंदर, इसी वजह से, क्योंकि मैं खुद भी जाती हूँ ताकि मुझे पता हो कि कोई चीज अगर मिस है तो मुझे लास्ट टाइम पे वेंडर ये ना बोले कि बाजी ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो वो मैं क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर देती हूँ और खुद भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पहले विजिट करती हूँ उस जगह को। ठीक हो गया। वेन्यू अगर घर पे करा रहे हैं तो मैं वेन्यू भी विजिट करती हूँ पहले, ताकि वो क्लाइंट कैसी चाह रहा है वो मुझे समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आगे करती हूँ। दूसरी चीज ये कि मैं, जैसे वो बात कर रहे थे बार बार स्ट्रगल होती है ना एक चीज जी,
तो आपने भी बोला जूनियर्स को हेल्प आउट करना चाहिए। मेरी इंटर्नशिप्स इवेंट मैनेजमेंट के लिए हमेशा खुली हैं। जिसने भी आना है, जिसने भी इवेंट्स का काम सीखना है, ऐसे नहीं कि मैं कल को ये कहूँ कि आप मेरे पास ही काम करो, अपनी कंपनी ना बनाओ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। सर्टिफिकेशन दूंगी मैं इवेंट मैनेजमेंट की, जिसने अपना काम शुरू करना है, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत कम लोग दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ ही डिजाइनर्स हैं जो सिखा रहे हैं बाकायदा। तो मुझे लगता है जो स्ट्रगलिंग पीरियड से निकल जाता है ना, उसको पता होता है स्ट्रगल क्या है। वो अपने जो जूनियर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा काइंड हो जाता है। अगर वो काइंड नहीं है तो वो लीडर नहीं है। ट्रू, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि लीडर को बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हमें ये लगता है कि शायद ये हमें हेड कर रहे हैं तो ये तो बड़े इजी है, हमें ऑर्डर किए जा रहे हैं, जबकि उन और भी बहुत सी चीज़ें एक ही वक्त में अच्छा, लीडर को एक और चीज़ फेस करनी पड़ती है। अगर वो काम के टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट है ना, क्योंकि जब सबको होना पड़ता है, लेकिन वो नॉर्मल डेज में अपने स्टाफ के साथ फ्रेंडली उसका होना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम हो सके। अगर वो फ्रेंडली नहीं होगा ना, तो वो उसको खड़ूस अकड़ू बॉक्स कह के ना बहुत सारे ग्रजेस निकलते हैं, इवेंट्स पे निकलते हैं ग्रजेस के, हम इवेंट खराब करेंगे, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, नाम बदनाम होगा तो इनकी कंपनी का होगा। अच्छा, आज तक वैसे मुझे ये समझ नहीं आई, मैं हर तरह की डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, कि लोग अपनी जो दूसरों के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में क्यों ले आते हैं। पर्सनल चीजें होती हैं आपकी, बहुत इख्लाफात होते हैं जब एक जगह काम करते, कोई इशू नहीं। जैसे आपने इवेंट का जिक्र किया कि इवेंट ही खराब कर देना, भाई इवेंट किसी और का है, उन्होंने पे किया है, कंपनी को पे किया है तो वो आपको सैलरीज दे रहे हैं, तो एक पूरा सर्कल है ना। तो उसमें अगर मायदा से कोई मसला है तो इसमें इवेंट खराब क्यों करना है आप? बिल्कुल ऐसे ही। अब वही बात है ना, थिंकिंग प्रॉब्लम है। हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम नेगेटिव कमेंट ज्यादा करते हैं, हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरफ तो कभी गए नहीं, हम हमेशा नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं। और ये हमारी बात नहीं है, हम तो न्यू लोग हैं। जो इस टाइम पे सेटल्ड लोग बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को भी इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि मैं हैरान होती हूँ। और मेरे लिए शायद अच्छी बात ये, जो मेरे कंपेटिटर्स मैंने जिनको रखा था वो मेरी सपोर्ट में है, मतलब वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मेरे कंपेटिटर्स हैं। वो मुझे अपने बच्चों की तरह अपने इवेंट्स में समझाते हैं, सिखाते हैं। लोगों की निशानियां होती हैं, वो मुकाबला भी बड़ा बराबर का देते हैं। ऐसे ही अलिहदा जैसे मैं जिक्र करी थी, क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी तो इस लेवल के हो ना कि वो आपको क्रिटिसाइज करे। मुखालिफ जो होता है ना, वो आप ही की तरह वो मजबूत हो, फिर मजा आता है ना कि वो क्या क्रिटिसाइज कर क्या रहे। अलिहदा, अभी तो आप लोग खुश हैं सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि फी के लिए उन्होंने वो दे दिया, इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल भी अब स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तमाम स्टूडेंट्स इससे मुतफिक भी हैं। और जैसे गवर्नर पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन ने एक पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि इनसे अब रिक्वेस्ट ये है कि जो इन्होंने हमसे वादा किया उसको अमली जामा पहना दे बस। बाकी इंशाअल्लाह ताला अजीज वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी और तमाम चीज़ें सीखने, ये देखें ये सीखने सिखाने के मराहिल होते हैं। और मैं ये समझता हूँ इस सिचुएशन के अंदर ये हमारा बहुत ज़रूरी था, हम एक नई चीज़ जो है ना वो हमें सीखने को मिली और लर्निंग हुई हमारी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तमाम मामलात को बेहतर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से और मुफीद तरीके से इंशाल्लाह लेके आगे चला जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जैसे आपने जिक्र किया कि वो अमली जामा भी पहना दिया जाएगा, प्रैक्टिकल भी वो हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो स्टूडेंट है वो मुतमईन है, खुश है, उनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यूथ की बहुत सी प्रॉब्लम्स एजुकेशन सिस्टम में हमें देखने में आई, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में देखने में आई, तो बाकी चीजें ठीक जा रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे बहुत ज्यादा टीचर्स जिनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम कभी भी देखें, एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे इश्यूज तो हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन टीचर्स के भी हम मशकूर हैं जिन्होंने हमें रिलैक्सेशन दी। यकीन जानिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने रिलैक्सेशन भी दी है। मैं यूनिवर्सिटी यूसीपी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटीज के टीचर्स ने हमें ये रिलैक्सेशन दी है। अगर मैंने सर से कहा है कि सर मेरी असाइनमेंट आज मैं नहीं बना सकता, ये नेट का इशू है या मैं कुछ मसरूफियात हैं, तो मैं 2 दिन तक आपको भेज दूँ, तो उन्होंने बिल्कुल भी आगे से मतलब इख्तलाफ नहीं किया और बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि बेटा नहीं ये टाइम है, ये टेन्योर है, इसी में आपने सबमिट करवानी है, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि बेटा आप 1 दिन एक्स्ट्रा ले लें और अच्छे तरीके से बना के मुझे मेल कर दें। तो ये कुछ टीचर्स की जानिब से ये जो रिलैक्सेशन मिली है, ये भी बहुत मैं समझता हूँ हमारे लिए एक हौसले का बायस बनी थी और बहुत जरूरी था टीचर्स की जानिब से, यूनिवर्सिटीज की जानिब से तलबा के लिए तमाम ये इस सिचुएशन के अंदर ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन तलबा को मिलना बहुत जरूरी। ठीक हो गया। मुझे हैदर की भी बताइएगा, जैसे स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम आई थी ऑनलाइन क्लासेस में, फी का इशू आया, इंटरनेट का इशू आया, इसमें आपको उस्तादा की तरफ से कोई प्रॉब्लम देखने में आई? क्योंकि वो लोग भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे, कुछ के सैलरीज इशू, मैं सब टीचर्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ यूनिवर्सिटीज के टीचर्स की बात करी, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम देखने में आई?
देखें उनकी तरफ से प्रॉब्लम ये थी कि वो क्लासेस दे रहे थे, वो टाइम पे वो क्लासेस दे रहे थे, लेकिन चूंकि मैंने पहले आगे ये आपको आगाह किया ना कि देखें एक नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया गया था। हाँ जी। उसके मुताबिक अभी स्टूडेंट्स को भी इतना इसका अंदाजा नहीं था, तो टीचर्स को भी नहीं था। टीचर्स को भी पहली दफा उसमें मतलब इस तरीकेकार के मुताबिक चलाया गया, तो वो टीचर जो थे उनको भी मुश्किलात दरपेश हो रही थी, उनको भी यही नेट के इश्यूज थे। वो बोल रहे होते थे तो वहां पर आपके 40 तलबा सुन रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही, और फिर कुछ पीछे से आवाजें और ये सब कुछ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि टीचर्स को भी जी बिल्कुल ना कि बच्चे घर में क्लास ले रहे हैं, वो तो अपनी रूटीन वर्क कर रहे हैं। अब टीचर के घर में भी बच्चे बड़े तमाम लोग हैं, तो वो शोर और एक अजीब सिस्टम स्टार्ट हुआ था। टीचर्स का ये भी हुआ कि टीचर्स यूनिवर्सिटी भी जा रहे थे ऑन एंड ऑफ, उनको काम थे, उनकी मीटिंग काम ज्यादा हो गए थे। एग्जैक्टली, वो घर में भी पढ़ा रहे हैं और वो उनको यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ रहा है, तो हम तो सिर्फ घर पे बैठ के अपने लेक्चर्स ले रहे हैं, तो हमारे लिए शायद थोड़ा सा इजी था एज कम्पेयर टू टीचर्स। और टीचर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को कहूँगी, स्टूडेंट्स को जो बैठ के बोल देते हैं टीचर को पढ़ाना नहीं आता या वो इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ी सी एप्रिसिएशन उनकी भी बनती है। मैं कहता हूं थोड़ी सी शो ना एप्रिसिएशन पे किया, थोड़ी सी नहीं, देखिए थोड़ी सी नहीं कहा जाता, देखिए बहुत ज्यादा वो वही बात आ गई ना कि दोनों एंगल्स होते हैं माशरे के अंदर, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, पॉजिटिव चीज भी सोची जाती है, नेगेटिव चीज भी सोची जाती है, इम्पैक्ट होता है हर चीज का, हर बंदे का अपना अपना एक नजरिया होता है, अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो जहां तक असातिज़ा की बात है, तो असातिज़ा जो होते हैं वो आपके कौम हमारे ममार हैं, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि उस्ताद जैसा मर्जी हो ना, उस्ताद होते हैं। और आज आप ये जो बोल रहे हैं, आज अल्लाह ताला ने आपको ये जो इज्जतों से नवाजा है और आप इस लेवल पर आते हैं, ये आपके असातिज़ा की दुआएं। देखें उस्ताद का और शागिर्द का ये जो रिलेशन होता है, रिश्ता होता है ना, यकीन जानिए मैं समझता हूँ बहन भाई के अंदर हसद आ जाता है, ठीक है, माँ बाप के साथ बच्चों के इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, असातिज़ा में भी होगा, लेकिन 90% मैं समझता हूँ जितने मर्जी, मैं समझता हूँ जैसे मर्जी असातिज़ा होना, उस्ताद और शागिर्द का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर कोई बोझ नहीं होता, कोई हसद नहीं होती, बल्कि उस्ताद कहते हैं कि मेरा शागिर्द इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्यों ना बन जाए, मेरा शागिर्द डॉक्टर क्यों ना बन जाए। और यकीन जानिए उस्ताद वहीं का वहीं होता है और शागिर्द कहाँ पहुंच जाता है, और फिर जब उस्ताद देखता है तो वो इतना खुश होता है। और वही जैसे आगे आप बात करी थी कि हमें जरूर कहीं ना कहीं उनका जिक्र हमें करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर होते हैं। क्योंकि आपकी टीचर कहीं ना कहीं बैठ के ये जरूर बता रहे होते कि ये अली हैदर मेरा स्टूडेंट है, माइदा, ईमान या नासिर या इरम ये हमारे स्टूडेंट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी अपनों को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है अपनों को हर वक्त थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग हैं, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे साथ, हमारे दुख सुख में, हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ होते हैं। मुझे लगता है हर वक्त थैंक यू करना चाहिए। देखें जब आप किसी चीज की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना, तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। देखें अभी कुछ इश्यूज हैं, तो उनपे अली हैदर अगर बाहर निकला हुआ है, तो अली हैदर अकेला कभी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक अली हैदर के पीछे बैकअप नहीं है, अली हैदर का हल्का बाप नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी होता है कि आपके तमाम चाहने वाले आपका साथ दें, आपको सराहें और आपके उस मकसद में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। और इसमें अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन में तलबा के इश्यूज थे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी, हमने फैमिलीज के साथ ईद की खुशियां बांटी, तो अली हैदर के साथ साथ मैं यहाँ पर उन तमाम अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शकरगढ़ से जो ताल्लुक रखती है अंजुमन फिक्र नौजवान की वो टीम, जिसने अली हैदर का साथ दिया और अली हैदर को ये हिम्मत और कुव्वत और ये ताकत दी कि कोरोना जैसी इस वबा में हमें लड़ना है। बिल्कुल अपनी यूथ को आपकी तरह ही देखना चाहती हूँ, जो इतना मोटिवेट करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, इतना जज्बा भी है, और ये हम तमाम लोगों में होता है। लेकिन फर्क ये है कि हमने ना बस सोच लिया कि जब तक कोई और आके हमें नहीं जगाएगा ना, शायद हम नहीं जागेंगे नहीं, हम खुद जाग सकते हैं। सोशल मीडिया है, हर चीज हम यूज करें तो उसमें भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, हर टैलेंट को जो भी आपके अंदर मौजूद है। ईमान फातिमा, प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी कि कोरोना, इसको कुछ लोग अभी सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन हम लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये खत्म होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, और ये खत्म करने के लिए हमें कोशिश करनी, हमें एहतियात करनी है। बिल्कुल, बस मेरा तो अभी जो आप शूट के लिए लाहौर आई हुई हैं, तो यहाँ पे SOP पे अमल किया जा रहा है, मास्क पहन रहे, ग्लव्स पहन रहे हैं आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं? हाँ, सब ये सब इसी तरह से हो रहा है यहाँ पर भी। और ये तो कराची में तो बहुत ज्यादा है, वहाँ तो मॉल्स में आप नहीं जा सकते हो,
हाँ। यहाँ तो मैंने फिर नहीं देखा इतना ज्यादा, लेकिन मैंने नहीं हो गया, अब फाइन हो रहे, जुर्माने हो रहे बाइक वालों को, तमाम लोगों को। अब हमने बड़ी सख्ती से पहनना शुरू कर दिया क्योंकि हमें पता है कि हमें फाइन पे करना पड़ेगा। अब स्टार्ट हो गया। हाँ, कराची में सिस्टम बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच ईमान आपका, और आप इंजॉय करें लाहौर को, लाहौर के वेदर को भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा भी हो जाएगा अभी और बेस्ट ऑफ लक जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम करना चाह रही हैं। नासिर क्या कहना चाहेंगे? पंजाबी में कहिए नासिर, जो भी कहना चाहती है। मैं मर के असी एक गाना किया हुण जेड़ा नवा रिलीज करना, उत्ते बहुत ज्यादा मेहनत है ते इस हफ्ते च इंशाल्लाह रिलीज कर दांगे। गाने का टाइटल है दिल काफिर। जे थोड़े को टाइम है तो मैं 2 लाइनां तुहानूं सुना देना जी प्लीज। दिल काफिर मेरा हो भी ना सकदा तेरा, फुल्लां दे हासियां वर्गा मेरा तू सांझ सवेरा, वेखां ना सूरत तेरी होवे ना दूर हनेरा बैठा, रो सामे मेरे ए हो जी करदा मेरा, दिल काफिर मेरा होवी ना सकदा तेरा, फुल्लां दे हासियां वर्गा मेरा तू सांझ सवेरा। जबरदस्त नासिर, बड़ा जबरदस्त गाना है। बेस्ट ऑफ लक जी। ये मेरे बड़े भाई ने लिखा है, लाइक हम इकट्ठे होते हैं, वो वीडियो करते हैं और साथ में वो। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। माहिदा क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इनकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि टीचर्स बहुत खुश होते हैं। हाँ तो ऐसे ही है, जब मैं आई गेस जब मैंने पहला अपना टीवी इंटरव्यू दिया था एक न्यूज चैनल पे, तो जो सबसे ज्यादा मुझे एक लंबा मैसेज आया था ना, वो मेरी 2 टीचर्स की तरफ से आया था। एक तो वो थी जिन्होंने मुझे बचपन से सपोर्ट किया, एक मेरी मैट्रिक की टीचर थी जिनको पता नहीं था कि आज ये 10th क्लास में बैठने वाली स्टूडेंट कुछ करेगी और कुछ हो जाएगा। उनका नाम मैम मुसरत है। दूसरी सपोर्टर मेरी मैम साइमा, वो LGU यूनिवर्सिटी में होती हैं, बट दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली के बाद सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी घर में मेरी सबसे बड़ी बहन, बहुत सपोर्ट करती हैं। बाकी ये कहूँगी अगर अच्छा इवेंट कराना है थोड़े पैसे भी अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच माहिदा। अली हैदर क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें कसम अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमान। अगर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात बतलाएंगे हम, जो नफरतें बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। ये सौदा किसी को चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो यूथ है वो इंशाल्लाह हमेशा फ्रंट लाइन पे पाई जाएगी इंशाल्लाह, और हमेशा हम अच्छे अच्छे इकदाम उठाते रहेंगे और एक मुस्बत सोच और एक अच्छा निज़ाम और एक अच्छी सोच लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच अली हैदर आपका। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के एंड पे हम नासिर डार का गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट। अच्छा, थैंक यू सो मच और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।